बताया था आप लोगों को, और आज मैं उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगी। और मैं तनुश्री वर्मा हूं और मैं जून फॉर सोल्यूशन के साथ एज अ एक्सपर्ट और हेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग काम कर रही हूँ। ये प्रोग्राम आप लोग का 30 आवर्स स्किल बिल्डिंग कोर्स है, आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, जिसमें हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लाइफ सेविंग स्किल्स पे आप लोगों की ट्रेनिंग करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो नकुल सर बता रहे थे उस दिन, उसमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझना जरूरी है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम लोग आज थ्रू दिस थ्योरेटिकल क्लास समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये जानने की जरूरत है कि हम लोग क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कैटर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस प्रोग्राम के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो एक इंटरनेशनल वर्कशॉप में उन्होंने ये कहा था कि जो यूथ है, जो युवा है हमारे देश के, उसमें काफी क्षमता है और उनको अगर हम सही दिशा दें तो डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलेटेड एक्टिविटीज में उनको हम उपयोगी तरीके से आगे ले जा सकते हैं और डिजास्टर से जुड़े हुए नुकसान को कम करने में उनका काफी सहयोग मिल सकता है। जैसे कि मैडम रश्मि मैडम ने बताया कि एनसीसी के स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो एनसीसी जो एक कैडर है वो भी, उनके भी मैंडेट में ये मेंशन है कि उनको कम्युनिटी सर्विसेज करनी है और कम्युनिटी सर्विसेज के दौरान डिजास्टर रिस्पांस पे भी काम करना है, जो कि उनका एक मैंडेट होता है। पर डिजास्टर रिस्पांस पे कैसे काम करेंगे जब आपकी स्किल्स ही नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए? तो हमें आज ये मौका मिला है कि आप लोगों की जो स्किल है, जो क्षमता है, उसको हम लोग थोड़ा निखारें, और ताकि आने वाले भविष्य में जब भी कोई इस तरह की आपदा हो या विपदा हो या फैमिली के लेवल पे भी अगर आप कुछ इस तरह का फेस करें तो आप उसको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके। इसी के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बहुत स्कोप दिखता है आगे रिसर्च और स्टडी करने का, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी हो सकता है। इसलिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में इस तरह से जुड़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं या शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हो रहे हैं, और इसमें फिर आगे भी जो जॉब की प्रोस्पेक्ट है वो काफी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि आपदाएं बढ़ रही हैं और उसको कम करने के लिए फिर हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ट्रेन लोगों की जरूरत काफी ज्यादा हो रही है। खास करके अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से, जब से हम लोग कोविड महामारी से जुझे हैं, तो उस दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट और उससे जुड़े हुए लोग काफी आगे आए और जो गवर्नमेंट का रिस्पांस प्रोसेस था उसमें काफी उन्होंने सहयोग दिया। तो वो तब वो कर पाए क्यों जब वो स्किल्ड थे एकेडमिकली और स्किल वाइज ऑल्सो। सो दोनों ही चीजें जरूरी है। आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए उसमें कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और आपका वो एजुकेशनल बैकग्राउंड या एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए साथ साथ। तो उन दोनों चीजों को हम लोग मिला करके ये 30 आवर्स कोर्स हमने डिसाइड किया, जिसमें 15 आवर्स थ्योरेटिकल और 15 आवर्स प्रैक्टिकल आप लोगों का करेंगे। तो अगर हम डिजास्टर को समझना चाहें तो डिजास्टर एक वैसा कंडीशन है जहां पे हमारी क्षमता एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और हमें बाहरी सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आप कोविड का ही एग्जांपल ले, ये एक ऐसा सिनेरियो था, एक ऐसा अनफोर्सिन सिनेरियो था जिसको हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, ना हमने सुना था इसके बारे में। तो जिसमें हमारी क्षमता, उस हमारी क्या मतलब, एक इंडिविजुअल की छोड़िए, एक सोसाइटी की छोड़िए, पूरे ग्लोब में वैश्विक महामारी इसको कह रहे थे, मतलब कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया जाए। तो जब हमारी क्षमता रिस्पॉन्ड करने की नहीं हो पाती, हम लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, हमारा नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हो जाता है, और जहां लार्ज स्केल पे लोग अफेक्टेड होते हैं और बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है उसको कम करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए, तो उस कंडीशन को हम लोग डिजास्टर कहते हैं। अब कहीं हम रोड पे जा रहे हैं और हमारे साथ कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो कंडीशन डिजास्टर जरूर हमारे एज ए इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, पर वो आपको नहीं अफेक्ट, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो आप नहीं अफेक्ट होंगे। तो इसको इस तरह से समझने की जरूरत है।
आपदा वो सिनेरियो है जहां पे लार्ज स्केल पे लोग अफेक्टेड होते हैं और एक ही तरह की चीज से अफेक्ट, एक ही तरह के खतरे से अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि भूकंप कोई लार्ज स्केल एरिया पे आया, जैसे कि कोविड महामारी आई, तो वो सिचुएशन है आपदा कहलाती है। एक्सीडेंट इंसिडेंट डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं और मोर और लेस एज अ नेबरहुड सोसाइटी, एज अ फैमिली, हम इतने कैपेबल है कि हम उसको डील कर सके। पर कई बार उस लेवल पे भी हमें बाहरी सहायता की जरूरत पड़ती है। तो आपदा और नॉर्मल एक्सीडेंट, जो डे टू डे एक्सीडेंट या हादसे हो रहे हैं, उसमें यही बेसिक फर्क हम समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसके कुछ मतलब पैरामीटर्स है जो कि समझने की जरूरत है। जैसे कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, अर्जेंट होता है, अर्जेंट इन नेचर, जिसके बारे में हमें कई बार हमें बहुत सारे आपदाओं की जानकारी है। जैसे अभी मैं आपको पूछूंगी तो आप भी बता पाएंगे कि नेचुरल डिजास्टर्स क्या क्या है, मैन मेड डिजास्टर्स क्या क्या है। हम लोग पढ़ते भी क्लास 7th 8th में, आपने से कई लोग पढ़े भी होंगे। पर कुछ आपदाएं ऐसी होती जो फर्स्ट टाइम होती, जैसे कि हम कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सुनामी आया था 2004 में, उसके पहले वो शब्द ही हमने नहीं सुना था, है ना। तो कई बार ये होता है कि हम अनफेमिलियर है और हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। उसका फ्रिक्वेंसी या उसका रेट या स्पीड, जो अफेक्ट करने का स्पीड होता है, वो बहुत हाई होता है। जैसे कि अभी नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इनके बारे में यही कह रहा है कि इनकी जो अफेक्ट करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई है, रेट बहुत हाई है। तो वो सिचुएशन जो होता है उसको हम लोग डिजास्टर कहते हैं, और जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो वो सिनेरियो आपदा कहलाती है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो कुछ आपदाएं हैं वो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये आप लोग के नॉर्मल जानकारी में भी होगी। कुछ आपदाएं सीजनल होती है, जैसे कि मानसून के समय बाढ़ की हो सकती है ना। कुछ एनुअल हो सकती है, कई जगह सूखा पड़ता है एनुअल लेवल पे, तो वो हो सकता है। तो इसी तरह आपदा को प्रिडिक्ट करने के अलग अलग टाइम भी है। कुछ आपदा जैसे साइक्लोन है, वो 2 से 3 दिन लगता है जब उसका लैंडफॉल होता है, तो उसको हमें समझने की जरूरत है। अब ये जो 4 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी और रिस्क, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये इस तरह से कनेक्टेड है कि अगर हम रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं तो वो डिजास्टर होगा, और अगर हम नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं तो वो नॉर्मल एक हजार्ड होगा। अब हजार्ड क्या है? कोई भी फिजिकल इवेंट जिसमें इतनी क्षमता है कि वो आपदा में तब्दील हो जाए। इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे लोग नहीं रह रहे हैं। मान लीजिए कोई थार डिजर्ट है कहीं पे, वहां पे कोई भूकंप आता है, और वही भूकंप अगर दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के क्षेत्र में आता है, तो नुकसान कहाँ होगा? नुकसान ऑब्वियसली ज्यादा नुकसान जो होगा वो सेंट्रल दिल्ली वाले क्षेत्र में होगा। तो हजार्ड हमारे चारों तरफ है, खतरे, हर तरह के खतरे हमारे चारों तरफ है। आप रोड पे चल रहे हैं तो भी खतरे में है, हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है। तो हजार्ड हमारे चारों तरफ है, खतरे हैं, और उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर हमारी जो कैपेसिटी है उससे डील करने की, वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसको अब हम समझेंगे। जब पहली वेव कोविड का आया तो हम लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, मैनेजमेंट नहीं कर पाए, है ना। तो उसका इमीडिएट सॉल्यूशन क्या दिखा हमें? कि सारे सिस्टम को लॉक कर दो, क्योंकि हम तैयार नहीं थे उससे डील करने के लिए। अब फिर सेकेंड वेव आया, उस समय भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं थी, उतने लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो उस समय भी वो हजार्ड जो था कोविड वेव का सेकेंड वेव, वो भी डिजास्टर में तब्दील हो गया। फिर हमने देखा कि मास लेवल पे लोगों ने अपनी तैयारी कर ली, अपने आप को वैक्सीनेट करा लिया, है ना। तो हमने क्या किया? वैक्सीनेशन से अपनी वल्नरेबिलिटी उस पर्टिकुलर हजार्ड के लिए कम कर दिया। हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दी, इस पार्ट को हमने बढ़ा दिया, और इसके माध्यम से हमने अपनी वल्नरेबिलिटी कोविड के वेरिएंट से जो हजार्ड हो रहा है उससे जूझने के लिए कम कर दी। तो जैसे ही कैपेसिटी हमारी बढ़ी, थर्ड वेव आया ओमिक्रॉन, वो हजार्ड ही रहा, डिजास्टर में नहीं तब्दील हुआ, उसके असर कम गए।
तो डिजास्टर मैनेजमेंट जब हम वर्ड यूज करते हैं, बेसिकली हाउ वी आर इक्विपिंग आवरसेल्फ, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, किस तरह से हम अपने आप को इक्विप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि ये हजार्ड जो है वो डिजास्टर में नहीं तब्दील हो। और इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क है प्रोबेबिलिटी, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इतना नुकसान हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे नापने के लिए, है ना। तो ये चारों चीज का समन्वय ऐसे होता है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर फिनोमिना डिजास्टर बनेगा या नहीं बनेगा। और हम हमारे सामने एग्जाम्पल है कोविड महामारी की, 2 साल से हम देख रहे हैं कि थर्ड वेव किस तरह से हमने थर्ड वेव को डिजास्टर बनने नहीं दिया, है ना। तो इसी तरह से आप किसी भी हजार्ड के केस में ले सकते हैं। जैसे कि ओडिशा में जब पहली बार साइक्लोन 1987 में जब हमने सुना साइक्लोन टर्म, जब मैंने एक्चुअली समझा साइक्लोन क्या होता है, उस समय 10,000 लोग के आसपास लोग मरे उस साइक्लोन में। पर अब वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की गवर्नेंस, वहां की कम्युनिटी ने अपने आप को इतना तैयार कर लिया है हर तरह से, चाहे वो कम्युनिटी लेवल प्रिपेयर्डनेस है, कम्युनिटी लेवल रिस्पॉन्स है, या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कि अब साइक्लोन जरूर आता है पर लॉस ऑफ लाइफ नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, अभी भी हो रहा है, जिसको मिटिगेट करने की जरूरत है, पर लॉस ऑफ लाइफ नहीं होता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे परसों मैंने सुना जैन मैम ने कहा कि अब ये टास्क है कि हर एक बच्चा जाएगा और अपने आसपास देखेगा कि हम अपने स्तर पे कैसे तैयारी कर सकते हैं। हर एक जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम इसमें निकलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, हमेशा इसको कहा जाता है पीपल सेंट्रिक अप्रोच। जब हर एक व्यक्ति तैयार होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, तभी वो लार्ज स्केल पे हमारी जो है कैपेसिटी एनहांस होगी, हम लार्ज स्केल पे डिजास्टर को मैनेज करने के लिए सक्षम होंगे। अब कितनी भी एडवाइजरीज और गाइडलाइंस निकल रहे हैं कोविड रिलेटेड बिहेवियर अडेप्टेशन के लिए, पर अगर हम उसको नहीं परफॉर्म करेंगे, जब कम्युनिटी लार्ज नहीं उसको परफॉर्म करेगी, तो क्या होगा? फिर से जो नेक्स्ट वेव आएगी या नेक्स्ट वेरिएंट आएगा, उसमें वो हजार्ड डिजास्टर में चेंज हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरत है कि जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटी है वो कम्युनिटी सेंट्रिक होनी चाहिए। और आप स्टूडेंट या फिर आप एज एनएसएस वॉलंटियर, आप इस कम्युनिटी के पार्ट है। और चूंकि ये महिला कॉलेज है, महिला विद्यालय है, तो आप एज अ विमेन ऑल्सो इस कम्युनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम लोग ये हमेशा कहते हैं कि अगर आपने एक महिला को ट्रेन कर दिया तो आपने एक परिवार या एक समुदाय को ट्रेन कर दिया। क्योंकि हम जो सीखते हैं हम वही चीज अपने बच्चों में डालते हैं। तो आपके माध्यम से ये कम्युनिटी जो प्रिपेयर्डनेस है वो प्रोसेस और स्ट्रेंथन होगा और एनहांस होगा। तो हजार्ड हमने समझा। अब वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है? वल्नरेबिलिटी डिपेंड करती है, ये बहुत ही वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। अब कोई बच्चा है वो ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है किसी भी डिजास्टर के लिए, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है ना। कोई बुजुर्ग है वो ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है, वो इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे इजीली। कोई स्पेशल चाइल्ड है वो भी इवैक्यूएट नहीं कर पाएगा किसी भी केस में। मान लीजिए घर में आग लग गया, स्कूल में आग लग गया, तो वो इवैक्यूएट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से कई केसेस में महिलाएं भी वल्नरेबल हो सकती हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि उड़ीसा साइक्लोन में चूंकि उधर साइड लेडीज जो है वो कॉटन की साड़ियां बहुत पहनती हैं, तो साड़ी उनके लिए एक ऐसा फैक्टर हो गया कि वो रन नहीं कर पाई, और जो ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ वो महिलाओं का हुआ। ठीक है, पर उसी में से एक महिला ने उसी साड़ी का इस्तेमाल करके एक बच्चे की जान बचाई। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने आसपास की चीजों को कैसे इस्तेमाल करें और अपनी वल्नरेबिलिटी कैसे कम करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्किल को स्ट्रेंथन करने में काम कर सकती है और हमारे वल्नरेबिलिटी को कम भी कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है। कई बार होता है कि जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड हमने देखा कि बच्चे साइकोलॉजिकल इश्यूज और शॉक, तो उनके आसपास तो सारे इन्वायरमेंट ठीक थे, पर फिर भी बच्चे स्ट्रेस में जा रहे थे, शॉक में जा रहे थे, एंजाइटी हो रही थी। तो इस तरह से क्या हो रहा था, उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही थी, है ना। तो वल्नरेबिलिटी बहुत ही डायनेमिक फैक्टर है। वो इस पे कई जगह से, जैसे कुछ कल्चर से या फिर कुछ रिलीजन से
ये चेंज होता रहता है। तो जो एक्सपोजर है हमारा हजार्ड के लिए, वो हमारी जैसा मैंने बताया कि कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है और हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो रिस्पॉन्स प्रोसेस है वही डिसाइड करता है कि वेदर हम वनरेबल है या नहीं है किसी भी सिचुएशन के लिए। अब देखिए, जैसे कि वनरेबिलिटी डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फिजिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है। दोज who can afford to have good services, good access to knowledge, good access to or purchase good quality of home also, they are less vulnerable to any hazard. इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि पुअर आर द मोस्ट वनरेबल। आप किसी भी लो लाइंग एरिया में जाइए, अनऑथराइज एरिया में जाइए, जो भी फ्लड प्रोन एरिया है वहां पे लो लाइंग एरिया है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो ज्यादा वनरेबल है ऑब्वियसली टू द फ्लड हजार्ड। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ प्ले करती है, और कैपेसिटी होती है आवर कैपेसिटी टू रेजिस्ट, कोप एंड रिकवर फ्रॉम दैट हजार्ड। अगर कोई हजार्ड हमें अफेक्ट कर भी रहा है तो हम किस तरह से उसको रेजिस्ट करते हैं, उससे कोप करते हैं और वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। सो अगर हम क्लियरली देखेंगे सारे पैरामीटर्स को तो ये समझ सकते हैं कि पॉवर्टी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है वल्नरेबिलिटी बढ़ाने के, क्योंकि उनके पास एक्सेस टू रिसोर्स एंड सर्विसेज नहीं है। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि गवर्नेंस है, हमारी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वेरियस स्कीम्स का, वो भी हमारी vulnerability बढ़ाती है किसी। अब today we are organizing this 30 hours course, but some student might take it seriously, some might not, some may not take it seriously. So not taking it seriously, what will happen? Even though we are trying to train you, you are not taking it seriously, and these are the life-saving skills. So you are enhancing your vulnerability to any particular kind of hazard that might happen. तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस ट्रेनिंग को सीरियसली लेके इसको अटेंड करना चाहिए, है ना। सो अगर हम वल्नरेबिलिटी टर्म को समझें तो उसमें ये है कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा सिनेरियो है, वो कौन से खतरे हैं जिसके लिए हम वल्नरेबल हैं, और क्या चीजें हैं जो हमको वल्नरेबल बनाती हैं। जैसे कि अभी जैसे कोविड के केस में हम देख सकते हैं कि न्यू वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, न्यू वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, they are creating the vulnerable scenario. But if I am not able to respond to that increasing hazard, तो हम अपने आप को भी वनरेबल बना, तो दोनों तरफ से प्ले होता है। हजार्ड्स भी हमारी वनरेबिलिटी बढ़ाती है, और हम अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम अपनी वनरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। सो अब इसको कैसे कम कैसे कर सकते हैं? कम हो सकता है कि भाई हम अपनी तैयारी करें, जैसे हम लोग अभी 30 आवर्स कोर्स से आपकी तैयारी करा रहे हैं। हम लोग वार्निंग जो भी किसी तरह का जो वार्निंग, या फिर कुछ वार्निंग तब आता है जैसे अर्ली वार्निंग बोलते हैं जिसको हम, कि ये खतरा होने वाला है, अगर साइक्लोन आने वाला है तो दो दिन 3 दिन पहले एडवांस वार्निंग चलता है, कम्युनिटी को इवैक्यूएट करा लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो लॉस होता है, लॉस ऑफ लाइफ को हम लोग कम कर पाते हैं। जैसे कि अब थर्ड वेव जो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हुआ तो एडवाइजरीज आने लगी कि आप लोग बिहेवियर प्रोटोकॉल फॉलो करें, तो ये वार्निंग टाइप का था एक, और अगर हम सही से उसको फॉलो कर पाएंगे तो हम लोग नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोगों को जो रूट कॉजेज है वल्नरेबिलिटी की, जैसे कि पॉवर्टी है, पुअर गवर्नेंस, कई बार पुअर गवर्नेंस से आप ये समझ सकते हैं कि रिसोर्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या कोई पॉलिसी आ रही है, प्रोग्राम आ रहा है, उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो जहाँ पे एक्सेस टू रिसोर्स सर्विसेज ये सब कम हो जाती हैं, खास करके पुअर कम्युनिटी के लिए, वहां पे वल्नरेबिलिटी बढ़ने लगती है। पुअर कम्युनिटी के लिए भी हो सकती है, वुमेन के लिए भी हो सकता है, चिल्ड्रन के लिए। तो इसीलिए इन सभी ग्रुप को हम लोग वल्नरेबल ग्रुप कहते हैं, वुमेन है, चिल्ड्रन है, क्योंकि हम वो जो एक्सेस टू रिसोर्स एंड सर्विसेज है वो नेचुरली कम जाती है।
तो इसी तरह से हर एक जो पॉपुलेशन ग्रुप है उस पे डिफरेंट इम्पैक्ट होता है किसी भी हजार्ड का, और उनकी वनएबिलिटी भी डिफरेंट होती है। जैसे कोविड के केसेस में पहले और दूसरे चरण में ये देखा जा रहा था कि लार्जली द मेल पॉपुलेशन आर गेटिंग इन्फेक्टेड। तो उस केस में, कोविड के केस में क्या हो रहा था, जो मेल पॉपुलेशन है जो बाहर जा रहे हैं अर्न करने के लिए, वो इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि वो ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, है ना। पर कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि सुनामी के समय जब 2004 में आया था, उसमें जो महिलाएं थी, फिशर वुमेन जो घर में रह गई थी, वाइफ्स जो थी, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि उनको इवैक्यूएट करना चाहिए या घर इवैक्यूएट नहीं करना चाहिए। इसलिए लॉस ऑफ लाइफ जो महिलाओं का था वो बहुत ज्यादा हुआ। तो ये जो है ना, एक बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना तैयार करते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कितनी क्विकली अपने आप को एक्टिवेट करते हैं किसी भी डिसीजन लेने के लिए, और आसपास के रिसोर्सेज को कितना इस्तेमाल करते हैं, हम कितना ज्यादा अपने आप को अवेयर कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी अपनी बिल्ड कर रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे इसका फैक्टर्स है जो प्ले करता है हमारी वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए। फिजिकल वल्नरेबिलिटी ये हो सकता है कि जैसे कि कोई वीक स्ट्रक्चर है, आप थोड़ा लो लाइंग या स्लम टाइप के एरिया में जाइएगा तो देखिएगा कि मकाने 9-9 इंच की दीवारों पे बनी हुई है। तो उससे क्या हुआ, उस मकान की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी, है ना। इसी तरह से हमारे आसपास हमारे कितने डिस्टेंस पे हॉस्पिटल है या फायर स्टेशन है, बहुत दूर है, तो वो भी हमारी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज करता है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सोशल वल्नरेबिलिटी भी मैंने डिस्कस किया है। जैसे महिलाएं हैं, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो वो किसी डिजास्टर के दौरान भी शायद डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं हो। इसी तरह एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी होता है। एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी क्या है कि हमें सभी कुछ मिल रहा है, सभी कुछ नॉलेज है, बट आई विल नॉट डू दिस। सो क्या हो रहा है, उससे हम अपनी एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अब 1000 बिहेवियर प्रोटोकॉल बोल दो, जो भी बोल दो, बट इसमें यह है कि जब आप कम्युनिटी बाहर निकलोगे मार्केट में, तो देखेंगे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग उतने डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, खास करके मार्केट एरिया में। तो ये क्या है, ये क्या एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी है, जो मतलब और कई बार ये होता है कि एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी है कि हम लोग घर में रह रह के बच्चे जो हैं वो होपलेस हो गए हैं कि कब स्कूल खोलेगा, बहुत लोग जॉबलेस हो गए होंगे, है ना। तो ये सब जो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर से प्ले करता है, उसको हम लोग एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया में किस तरह का वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है। तो इंडिया जो है लार्जली बहुत सारे नेचुरल हजार्ड के लिए वल्नरेबल रहता है। नॉर्मली इन जनरल इंडिया का लोकेशन ऐसा है कि ऊपर से लेके, अगर आप ऊपर से देखिए और नीचे तक, कोई ना कोई नेचुरल हजार्ड से कोई सारा पोर्शन अफेक्टेड वल्नरेबल है। चाहे आप हिमालयन रीजन को देखिए तो एवलांच का प्रॉब्लम हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, फ्लैश फ्लड हमने देखा उत्तराखंड में 2013 में हुआ, ठीक है ना। इसी तरह पूरा सर्दर्न रीजन जो नीचे का त्रिकोण है, वो साइक्लोन और सुनामी जैसी चीजों के लिए हजार्ड के लिए वल्नरेबल है। पूरा गंगेटिक प्लेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है वहां से लेकर के आप आसाम तक चले जाइए, वो फ्लड के लिए वल्नरेबल है। तो इस तरह से जो इंडिया का लोकेशन है, जो जियोक्लाइमेटिक लोकेशन है, जिस तरह से वो ग्लोब के मैप में प्लेस्ड है, वो अपने आप ही उसको कई तरह के नेचुरल हजार्ड के लिए वल्नरेबल करता है। पूरा नॉर्दर्न रीजन जो है, आप गुजरात से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाला जो ट्रायंगल का पार्ट है, गुजरात से लेके कश्मीर और ले जाके उसको आप अरुणाचल प्रदेश तक टच करिए, वो पूरा एरिया जो है अर्थक्वेक जोन 4 में फॉल करता है। और दिल्ली भी उसी में आता है, अर्थक्वेक जोन 4 में, जो कि बहुत हाई रिस्क जोन है अर्थक्वेक के लिए। आपने महसूस किया होगा रिसेंट पास्ट में, जब भी कहीं अर्थक्वेक के जोल्ट हो रहे हैं, हम लोग दिल्ली में जरूर फील करते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि जब हमारे यहाँ अर्थक्वेक का एपिसेंटर नहीं है तो हम फील कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए वो सिनेरियो, जब अर्थक्वेक एक्चुअली सेंटर दिल्ली में रहा तो कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा कि नेचुरली ही हम लोग बहुत सारे हजार्ड के लिए वल्नरेबल है। उसके अलावा मैनमेड हजार्ड होते ही हैं, फायर है, रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट है। अभी हमने 2 साल से देखा कि
ये कोविड ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ चलता रहा, है ना। इस तरह के अदर बायोलॉजिकल न्यूक्लियर हजार्ड होते ही रहते हैं। फिर अब आपने जलवायु परिवर्तन के बारे में भी कहीं कहीं पढ़ा होगा, उससे भी जो फ्रिक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है अलग अलग डिजास्टर्स की, वो बढ़ रही है। बहुत ज्यादा रेनफॉल होना, अनटाइमली रेनफॉल होना, कहीं पे सूखा पड़ जाना, है ना, सी लेवल राइज हो रहा है तो बहुत ज्यादा साइक्लोन आना। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब ऐड कर रहा है डिजास्टर की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी में। तो इस केस में हमें बहुत जरूरत है कि हम तैयार है, और ये हमें बहुत जरूरत है, सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है हम जैसे ट्रेन लोगों को, जो कि उनके पास सहयोग कर सके इसको कम करने में, इसके प्रभाव को कम करने में। तो ये मैप से आप समझ सकते हैं 58% जो है लैंड वो अर्थक्वेक के लिए है, ड्राउट है, फ्लडिंग है ना। ये अलग अलग मैप्स है जो आपको दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन पे। ये मैप्स आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे अगर आप वैसे करेंगे कि कौन सा एरिया जो है लैंडस्लाइड्स अफेक्टेड है इंडिया का, कौन सा जो वेरियस जोन्स है अर्थक्वेक के, वो आपको इधर इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो हर एरिया कुछ ना कुछ हजार से अफेक्टेड है। वही मैं बोल रही हूँ कि इंडिया का हर एक पार्ट है जो वो नेचुरल हजार्ड से रिलेटेड एस्पेक्ट में वल्नरेबल है। ये पास्ट के कुछ एक मैसिव डिजास्टर्स है जो इस स्क्रीन पे मैंने प्लेस किया है। जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक तो बहुत फ्रिक्वेंट है इंडिया में, भोपाल गैस ट्रेजेडी, साइक्लोन्स, है ना, अर्थक्वेक लातूर में हुआ, अर्थक्वेक गुजरात में हुआ। तो अगर हम अब दिल्ली को देखते हैं, खास करके चूंकि हम दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं, तो दिल्ली जो है अर्थक्वेक के लिए तो बहुत मैसिवली वल्नरेबल है। ऑल्दो वी हैव नॉट फेस्ड एनी अर्थक्वेक, मैं खुद यहाँ मतलब पिछले 20-25 साल से रह रही हूँ, वी हैव नॉट फेस्ड एनी अर्थक्वेक, बट आई हैव नोटिस्ड कि जब भी कोई आसपास कोई अर्थक्वेक होता है, या इवन डिस्टेंट कॉर्नर लाइक नेपाल में या अफगानिस्तान में हुआ था, देन ऑल्सो वी फेल्ट द जोल्ट हियर इन दिल्ली। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए। फ्लडिंग ऑब्वियसली यमुना से जो नेचुरल फ्लडिंग हो रहा है, और प्लस अर्बन फ्लडिंग भी बहुत कॉमन हो गया। अर्बन फ्लडिंग वो कॉन्सेप्ट है जब अर्बन पुअर प्लानिंग के कारण, ड्रेनेज सिस्टम नहीं ढंग से होने के कारण जो वाटर लॉगिंग हो जाते हैं मानसून सीजन, उसको हम कहते हैं एक्सीडेंट है। एपिडेमिक पेंडेमिक हमने जस्ट फेस किया, इसके अलावा कोविड के अलावा डेंगू होता है, चिकनगुनिया का रेगुलर है। फायर ऑब्वियसली ये बढ़ जाते हैं जब गर्मी के समय में हम लोग पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स होते हैं फायर पे, इसलिए आप लोग का एक स्पेसिफिक सेशन भी लिया गया था। केमिकल एक्सप्लोजन है, टेररिस्ट अटैक है। तो नेचुरल तो है ही कई डिजास्टर, ह्यूमन एरर के लिए भी इसके साथ कारण भी, और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। नाउअडेज एयर पॉल्यूशन हैज आल्सो बिकेम वन डिजास्टर, क्योंकि हमारा नॉर्मल लाइफ उसमें स्टक हो जाता है। अगर हम घर में बंद हो गए, हम अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, that means that particular scenario is affecting our life, so that scenario is a disaster, so उसको हमें mitigate करने की जरूरत है। अब हम इसको देखेंगे, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, इसमें अभी हम लोग इस पोर्शन पे काम कर रहे हैं, प्रिपरेशन लेवल पे। क्यों कर रहे हैं कि अगर जब हम अपने आप को तैयार अच्छे से कर लेंगे, तो ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स मतलब डिजास्टर होने के बाद रिस्पॉन्स, ये हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम तैयार ही नहीं होंगे, अगर मान लीजिए कोई भी किचन फायर हो गया या कुछ भी, आप छोटे स्तर पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर किचन फायर हो गया, या हम चल फिर रहे हैं कहीं रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो वो हमारे लिए एज अ फैमिली या एज ए इंडिविजुअल मेरे लिए डिजास्टर होगा, पर मुझे पता नहीं है कि किचन फायर को कैसे बंद करना चाहिए। अब उस दिन कई सारी क्वेरीज मैं सुन रही थी कि इलेक्ट्रिक फायर के लिए, तो अगर हमें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स पुअर होगा। रिस्पॉन्स पुअर होगा तो रिकवरी लंबी होगी, लंबी रिकवरी, है ना। और मिटिगेशन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन होता है। इस पे मैं एक डिटेल सेशन नेक्स्ट में लूंगी कि एक घर को कैसे हम लोग स्ट्रक्चरली और नॉन स्ट्रक्चरली ठीक कर सकते हैं। तो ये मिटिगेशन का पार्ट है। तो अगर हम इसी स्तर पे अपने आप की अपनी तैयारी अगर बहुत अच्छी कर लेंगे, तो क्या होगा, हम रिस्पॉन्ड बेटर कर पाएंगे। अब आप थर्ड फेज से कोविड के इसको कनेक्ट कीजिए।
हमने थर्ड फेज के पहले क्या किया, मैसिव मास लेवल पे वैक्सीनेशन कराया जनता की पूरी, मतलब आई थिंक 18 से अब मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड थे। तो क्या हुआ, थर्ड फेज के लिए हम तैयार थे, हमारे हॉस्पिटल्स भी तैयार थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल में था वो भी तैयार था कि भाई अब अगर थर्ड वेव आ रहा है तो हमारे पास इतनी बेड्स है, इतनी बेड्स हैं, सब हॉस्पिटल अपने आप को तैयार करने लगे। तो क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट कम हुआ और हमने अच्छे से इसको रिस्पॉन्ड किया। उसी तरह अगर हम फर्स्ट फेज पे वापस जाते हैं, जब 2020 में कोविड स्ट्राइक किया था, तो हमने देखा कि हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। तो उसमें रिस्पॉन्स जो था वो जरूर अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें लॉकडाउन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं था। तो एक्चुअली जो फर्स्ट फेज था उसको हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने की सरकार कोशिश कर रही थी अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज से, पर वो मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव और डिजास्टर नहीं था। वो जस्ट वी ट्राई टू सेव आवर लाइफ समहाउ बाय लॉकडाउन। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो है अभी हो रहा है, अभी केसेस आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, जा रहे हैं, बट हमारा नॉर्मल लाइफ अफेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज मैनेजमेंट। सो जो कम्युनिटी रिजिलियंस है, जो हम लोग बोलते हैं ना, समुदाय स्तर पे बिल्कुल तैयार हो जाना, वो सिचुएशन तब आती है जब कोई भी हजार्ड हमारे आसपास हो और हम उसको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके, मैनेज कर सके, है ना। तो फर्स्ट वेव को हम कोविड मैनेजमेंट नहीं कर सकते, डिजास्टर का वो मैनेजमेंट नहीं था। वी जस्ट रिस्पॉन्डेड विथ आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल। Although we could not save life of people in second wave also, because we could not learn lesson from the first wave. फर्स्ट वेव में अगर लेसन लर्न करके अगर हम अच्छे से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करते, दो वैक्सीनेशन बहुत मैसिवली नहीं हुआ था, पर अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से तैयार रहता तो रिस्पॉन्स और इफेक्टिव हो सकता था। दैट्स व्हाट मैं कहती हूँ हमेशा कि जो डिजास्टर्स होते हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि हम लर्न करें कि हमने कहाँ गलतियां की और कहाँ सुधारने की जरूरत है ना। तो अब जैसे कि अब आगे कोई भी वेव आ रहा है तो वैक्सीनेशन से अब बिहेवियर तो हमने बिल्कुल अडेप्ट ही कर लिया। जब बाहर निकलते हैं हम लोग को सोचते हैं कि भाई मास्क नहीं, तो ये अडेप्टेशन सस्टेनेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि मास्क अनमास्क हम अपने आप को करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के जो गाइडलाइंस वगैरह आ रहे हैं सरकार के, उसको फॉलो करना चाहिए, तभी जो है ये रिस्पॉन्स वाला पोर्शन है वो इफेक्टिव हो। और ये सिमिलर किसी भी हजार्ड के लिए जाता है, यही प्रोसेस किसी भी हजार्ड के लिए जाता है। अगर कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बने हुए हैं, आपके अपने कॉलेज में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आइडेंटिफाइड है, उनकी ट्रेनिंग की हुई है, तो इन केस ऑफ एनी हजार्ड इफ एवर हैपनिंग इन योर कॉलेज, तो आप तैयार होंगे उसके लिए। उस पर अगर आपने ट्रेनिंग ली है, मॉक ड्रिल करी, तो आप तैयार होंगे अपने स्तर पे कि हमें रिस्पॉन्ड करना, इस तरह से रिस्पॉन्ड करना। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो क्या होगा, पैनिक होंगे, स्टैम्पेड होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, है ना। तो हर एक यूनिट जो है हमारे समुदाय में उसको अपने लेवल पे तैयारी करनी है। इसलिए मैंने जो शुरू में कहा था, डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि सरकार का कोई काम है, ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। जब तक एक एक बंदा सरकार जो समुदाय में रह रहा है वो ये नहीं सोचेगा कि हमें तैयार होना है, तब तक वो हम इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, है ना। अब कई सारी चीजें ऐसी हो रही है जो मैंडेट कर रही है कि लोग वैक्सीनेटेड हो, और बहुत लोग अभी भी नहीं वैक्सीनेटेड है। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में नुकसान तो होना ही है ना, भविष्य में नुकसान होना ही है, लार्ज स्केल पे नुकसान होना है अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है। तो चीजें, सर्विसेज, रिसोर्सेज आपको दी जा सकती है। आपको आज ये एफर्ट लेके कॉलेज जो है 30 आवर्स कोर्स करा रही है, पर अगर हमने ये एटीट्यूड बना लिया कि भाई हमको ट्रेन नहीं होना है, तो फिर नहीं होना है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, राइट। तो ये हमें समझना है कि क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी चीज का हमारे लाइफ में और हमारे आसपास के लोगों में के लिए, तो ही हम मतलब चीजों को सीख पाएंगे और अपने बिहेवियर को अडेप्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं जो बोल रही हूँ कि कम्युनिटी की को जरूरत है ट्रेन करने की, क्योंकि कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। और अगर मेरे साथ कुछ अभी हो जाता है तो आई एम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अगर मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी
तो my family will be the ultimate sufferer. Similarly, if you are at college or at home, अगर आपको पता है कि भाई फायर के केस में एक फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है, आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। पर आपको पता नहीं है कि अगर ये एक हाथ मेरा टूट गया है, इसको मैं ठीक से कैसे पैड लगा करके सेकेंडरी मतलब हेल्थ सर्विसेज तक ले जाऊं, तो क्या होगा, हम ही सफर करेंगे। तो जरूरी है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो अल्टीमेट सफरर नहीं बने, वो इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स की तरह निकल के बाहर आए। क्योंकि हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक प्रिपेयर्ड कम्युनिटी ही सेफ कम्युनिटी होती है, राइट। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर लेवल पे अवेयरनेस जनरेट करें, लोगों को तैयार करें, है ना। जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो लोग फॉलो करें, ट्रेनिंग कराएं, मॉक ड्रिल कराएं, डीएम प्लान्स बनवाएं, है ना। और मॉक ड्रिल को टेस्ट, वो प्लान को टेस्ट करें मॉक ड्रिल के माध्यम से, ठीक है। तो मेरा सेशन आज यही समाप्त होता है। इसके बाद जो सेकंड हमारे साथ है नकुल जी, क्या करें, क्वेश्चन एंड आंसर अभी लें या एक ही बारी लेंगे? एक ही बार अंत में ले लीजिएगा, क्योंकि सब लोग हैं तो ही यहीं पे। जी ठीक है। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर बाली जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इतेंद्रपाल सिंह बाली का काफी वास्ट एक्सपीरियंस है फर्स्ट एड रिलेटेड सर्विसेज में, और ये मास्टर ट्रेनर हैं फर्स्ट एड रिलेटेड। इनको पिछले साल डॉक्टर जैन मैडम ने सुना था एक प्रोग्राम में, तो तभी से जैन मैम के साथ मेरी बातचीत हो रही कि हमें ये प्रोग्राम करना है, और समहाउ अब जाके मटेरियलाइज हुआ है। तो डॉक्टर बाली, मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। और स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिजास्टर के लिए नहीं, आपकी निजी जिंदगी में भी, डे टू डे लाइफ में भी। तो आप इसको ध्यान से सुने। फिर इसकी हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराएंगे आपके कॉलेज में आकर के, पर जरूरी है कि जो थियोरेटिकली बताया जा रहा है उसको हम पहले अच्छे से समझें। ठीक है डॉक्टर बाली, ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। ठीक है मैम, मेरा स्क्रीन शेयर हो गया? हेलो? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग जी। मेरा टॉपिक फर्स्ट एड है, जो मैं कई सालों से बड़े शौक से, और मेरा पैशन है इस ट्रेनिंग से देने का। और मैं पिछले 14 साल से सारी इंडिया में और रेड क्रॉस और जो भी यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने ट्रेनिंग दी हुई है फर्स्ट एड की। तो फर्स्ट एड बहुत इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने के लिए, और चाहे रोड साइड एक्सीडेंट हो, चाहे डिजास्टर हो, और चाहे घर पे हो, सबको फर्स्ट एड ट्रेन है तो हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए फर्स्ट एड सीखना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो हम फर्स्ट एड के बारे में जब बोलते हैं, जब सब हमारे दिमाग में फर्स्ट एड आता है, तो फर्स्ट एड मीन्स कि जो हम पहली हेल्प करते हैं, चाहे वो रोड साइड एक्सीडेंट का हो, चाहे डिजास्टर हो, चाहे घर पे हो, जो पहली मदद हम करते हैं, जो पहला ट्रीटमेंट हम करते हैं, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। चाहे वो इसका डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट एड इज ए इमीडिएट ट्रीटमेंट given to a survival of an accident or a sudden illness before any medical team arrives or we reach up to the hospital. फर्स्ट एडर का काम हमारे हॉस्पिटल के गेट तक है, उसके बाद डॉक्टर का काम है। अगर या तो हम फर्स्ट एड एम्बुलेंस आ जाती है या हम हॉस्पिटल के गेट तक जाते हैं, वहां तक हमारा काम होता है। फर्स्ट जो भी हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, आप देखिए इंडिया हमारा फर्स्ट या सेकंड एक्सीडेंट, रोड साइड एक्सीडेंट में वर्ल्ड में नंबर 1 और 2 पे आता है। हर 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 3 मिनट में एक बंदा मरता है। 17 मिनट में पूरे दिन में 400 450 बंदा सिर्फ हमारे एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं। बाकी छोड़िए आप जो डिजास्टर्स हैं और उनकी वजह से। अगर हमारे सारे लोग, ये वॉलंटियर्स या कई ट्रेंड हो जाते हैं, तो हमारी काफी लोगों की जान बच सकती है। क्योंकि आप देखिए, जब एक्सीडेंट होता है और जब लोग उनको उठाते हैं,
जो उठाने के टाइम पे जो सेकेंडरी इंजुरीज होती हैं, मैक्सिमम सेकेंडरी इंजुरीज हमारे जब लोग उनको एक्सीडेंट टाइम से उठा के गाड़ी में डालते हैं, बिकॉज हम वी डोंट ब्लेम दोज पीपल, बट हमारा मेन यही है कि उनको पता नहीं होता फर्स्ट एड, वो अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, और पर जब से वो गाड़ी उठा के हम डालते हैं वो सेकेंडरी इंजुरीज होती है और उसकी कंडीशन डेटोरेट हो जाती है. सो दिस इज द डेफिनेशन के बाद द फर्स्ट थिंग व्हिच वी एम्स ऑफ 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड के होते हैं कि प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर डेटोरेशन एंड प्रमोट रिकवरी. ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स है. प्रिजर्व लाइफ मींस कि अगर आपके पास अनकॉन्शियस पेशेंट विदाउट ब्रीदिंग है और सेकंड पेशेंट आपको ब्लीडिंग है, थर्ड पेशेंट आपका फ्रैक्चर है और सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है, तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस ब्रीदिंग को दोगे, क्योंकि हमारे पास खाली 5 से 10 मिनट है. अगर उस टाइम पे हमने ब्रीदिंग सीपीआर किया तो उसकी जान वापस आ सकती है. आफ्टर 10 मिनट्स हम कुछ भी कर ले उसकी जान नहीं वापस आ सकती है. अगर ब्लीडिंग और फ्रैक्चर है तो हम प्रेफर ब्लीडिंग को देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल तक अगर ब्लीडिंग निकलेगी तो शायद उसकी लाइफ वापस नहीं बचेगी. तो दैट्स व्हाई फर्स्ट 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इज प्रिजर्व लाइफ, prevent further deterioration and promote recovery, and last is safe transportation to the hospital. That is very important, क्योंकि हमारी secondary injuries हमारी ट्रांसपोर्ट की वजह से होती हैं. कुछ एनजीओ आजकल इसी पे कर रही हैं कि हाउ टू गिव अ वे टू एम्बुलेंस, की जो एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचे और कैजुअलिटी को उठा के ठीक तरह हम हॉस्पिटल में पहुंच जाए. These are the 3 basic principles of first aid. अब कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है, नहीं करनी है फर्स्ट एड में. फर्स्ट एडर 3 दिन के बाद फर्स्ट एडर बनता है, डॉक्टर नहीं बनता है. फर्स्ट एडर कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता है. सेकंड, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में सीजर होता है, ट्वीजर होता है, वो बैंडेज काटने का आता है, किसी कैजुअलिटी के साथ कुछ काटने पीटने के लिए नहीं आता. यू आर नॉट ए डॉक्टर. थर्ड थिंग, अगर आपके सामने भगवान ना करे कि ऐसा सीन आता है किसी बंदे की डेथ हो गई है और आपको पता है इसकी डेथ हो गई है, यू डोंट हैव अ राइट टू डिक्लेयर हिम. वो काम डॉक्टर का है, आपका नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आपको फर्स्ट एड देना नहीं आता है तो आप उसके साथ छेड़छाड़ी मत कीजिए. आपकी छोटी सी गलती की वजह से उसकी जान जा सकती है. हमें काम क्विकली, ऑर्डरली और विदाउट पैनिकली करना है. अगर हम पैनिक हो जाएंगे तो शायद हम किसी की फर्स्ट एड नहीं अच्छी तरह दे पाएंगे. मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ. मैं पिछले 14 साल से फर्स्ट एड ट्रेनिंग देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग देता हूँ. आई डोंट नो, मोर देन 20,000 पीपल मैंने ट्रेन किए होंगे. माई सिस्टर क्लैप्स और मैं कुछ सेकंड के लिए गलत सीपीआर दे रहा था. बेशक मैंने आधा घंटा पूरा सीपीआर किया, पर मैं कुछ सेकंड की आई वाज पैनिक. तो अगर पैनिक हो जाएंगे तो हम कितनी भी ट्रेन हो तो गलत कर सकते हैं, राइट. तो दीज आर द बेसिक्स जो हमें पैनिक अगर हो जाते हैं तो हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे. तो और सबसे इंपॉर्टेंट पहला घंटा जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं, गोल्डन आवर सबसे इंपॉर्टेंट है. हम लोग क्या करते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम पहले जाके देखते हैं, फिर असेस करते हैं, फिर ख्याल आता है कि हम किसी को इसको फर्स्ट एड दे दें, और फिर ख्याल आता है कि एम्बुलेंस को कॉल करें और या गाड़ी का अरेंजमेंट करें. पर अगर हम एक्सीडेंट साइट पर जाते हैं और असेस करते हैं, कॉल फॉर हेल्प करते हैं, हमने असेसमेंट किया, देखा उसकी कंडीशन कैसी है, कॉल फॉर एम्बुलेंस, और जब तक हम फर्स्ट एड कंप्लीट करेंगे तब तक एम्बुलेंस और गाड़ी आ जाएगी. अगर इस गोल्डन रूल को फॉलो किया जाता है तो 70% लोगों की जान बच सकती है. इस गोल्डन रूल को फॉलो किया जाता है, क्योंकि हर 5 मिनट क्या 2 मिनट भी और 5 मिनट में किसी की जान जा सकती है और किसी की जान बचा सकते हैं हाउस में. तो इसलिए गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यह पिक्चर इंडिकेट करती है कि हम लोग बहुत ऐसे दौड़ से शौक से एक्सीडेंट होता है तो एकदम चले जाते हैं. पर फर्स्ट एड का सबसे पहला ग्राउंड रूल है कि आप किसी की मदद करने भी जाओ तो पहले आपकी अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैजुअलिटी की सेफ्टी. कई बार ऐसे होता है कि डूबने वाला बच गया और बचाने वाला डूब गया. सो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, आप कभी कैजुअलिटी अप्रोच करते हो तो आपको अपनी सेफ्टी जरूरी देखनी है. मैं कॉन्फ्लिक्ट एरिया में रहता हूँ, अगर कोई एक्सीडेंट कहीं होता है तो मुझे 10 बार देखना पड़ता है यहाँ फायरिंग तो नहीं हो रही है, गोली तो नहीं चल रही है, सो दैट हमारी लाइफ ना खतरे में हो. तो इसलिए जब भी फर्स्ट एड में जाना है तो आपको अपनी सेफ्टी जरूर देखनी है. अभी जो मैं घंटे में आपको सिखा रहा हूँ कि क्या क्या करना है, आपको सीपीआर सिखाएंगे कि कैसे सीपीआर किया जाता है. सेकंड, आपको ब्लीडिंग कैसी रोकी, क्या क्या चीजें हमको ब्लीडिंग में रोकी जाती है. आमतौर जब एक्सीडेंट होता है तो काफी लोग इधर उधर से खींचने लग जाते हैं, तो कैजुअलिटी को जितना कम हिलाए उतना अच्छा है, ज्यादा अटेम्प्ट ना करें. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
रीअश्योर द पेशेंट, पेशेंट को तसल्ली देना, चाहे पेशेंट की कितनी भी कंडीशन खराब हो, हमने उसको बोला भाई साहब आप बिल्कुल ठीक हो, हॉस्पिटल पहुंचने तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कभी भी नहीं बोलना भाई साहब आपका तो बहुत खून निकल गया है, आपका पता नहीं क्या होगा, तो वो वैसे ही उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसके हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बोलते हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बोलते हैं। पेशेंट को हमें तसल्ली देनी है चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन हो, ठीक है। अगर लोग ज्यादा है, आप फर्स्ट एड में स्टैंड लेना है, लोगों को हटाना है, फ्रेश एयर आने देना है, अननेसेसरी कपड़ा नहीं खोलना है, जैसे कहीं ठंड के मौसम में कपड़ा खोल दिया तो और प्रॉब्लम हो सकती है, और जितनी जल्दी हो हमें उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है विदाउट वेस्टिंग द टाइम, राइट। अब फर्स्ट एडर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट एडर एक तो काइंड हार्टेड होना चाहिए कि उसको ये हो कि वो किसी की मदद कर पाए। सेकंड, उसे फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट वो डैशिंग एंड डेयरिंग मींस उसका वो जिगरा ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी एक्सीडेंट को और किसी भी टाइम में वहां पे वो खड़ा रह सके। आमतौर क्या होता है, जब हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग देते थे पहले, जो अभी तो न्यू मेथोडोलॉजी फर्स्ट एड आई है, पहले क्लासरूम फर्स्ट एड होती थी, जब हम ट्रेनर बनाते थे और वही फर्स्ट एड वाला कैजुअलिटी को देख के खुद बेहोश हो जाता। तो अभी जो न्यू मेथोडोलॉजी फर्स्ट एड में हम सिनेरियो बेस्ड देते हैं कि एटलीस्ट मेंटली प्रिपरेशन हो, क्योंकि एक्सीडेंट देखने के लिए आपको भी 5 मिनट 2 मिनट लगते हैं स्टेबल होने के लिए। कई लोग डर जाते हैं, अगर आप डर जाओगे तो आप किसी को फर्स्ट एड नहीं दे पाते। सो फर्स्ट एड शुड बी गुड हार्ट, डैशिंग एंड डेयरिंग, एंड उसे अवेयर फर्स्ट एड के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट ही कैन गिव अ फर्स्ट एड टू एवरीबॉडी, ठीक है। आज के टाइम पे जो न्यू गाइडलाइन है उसमें नॉर्मल नॉन मेडिकल्स को पल्स हम फर्स्ट एड में नहीं देखनी है। मैं आपको रिपीट करता हूँ, नॉर्मल आपके लिए बोलता हूँ, जो नॉर्मल पल्स 60 से 80 होती है अडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए 80 से 100 होती है, बेबीज के लिए 100 से 140 होती है। तो आगे नॉर्मल जो गाइडलाइंस आई है उसमें हमें पल्स हमें नहीं देखनी है, दैट इज फॉर द मेडिकल पीपल्स के लिए आपको जो पल्स देखनी पड़ती है, ठीक है। ये एक एवरेज बताया जाता है। सेकंड में थोड़ा सा फर्स्ट एड किट्स के बारे में बताता हूँ। जब ऐसी यूनिवर्सिटीज में है, आप कॉलेजेस में है, कहीं भी आपकी जगह में फर्स्ट एड हो गए, तो उसमें फर्स्ट एड में ये 23 चीजें जरूरी होनी चाहिए आमतौर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में पैरास्टामोल के अलावा और कुछ चीज भी नहीं होनी चाहिए। पैरास्टामोल इज द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग्स जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं अदर देन अदर मेडिसिन के लिए। और ट्रायंगुलर बैंडेजेस जो हमारी 10 से ज्यादा फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए, वो मल्टीपर्पज बैंडेजेस होती हैं जो बर्न्स के लिए, बैंडेज के लिए, स्प्लिंट्स के लिए, किसी के लिए भी यूज आ सकती है। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं सीधा अपने मेन सेशन पे जाता हूँ। सीपीआर बॉडी अगर आपके सामने ये मैं पिक्चर दिखाता हूँ, आप देखिए कैसे है। इसमें ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है और ये हमारे लंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें ये लंग सिस्टम कैसे हम सांस लेते हैं। देखिए ये फोटो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एक फुटबॉल प्लेयर अनकॉन्शियस हो गया है और सारे फुटबॉल जो उसके साथी थे उसकी मदद करने आ जा रहे थे, पर मदद करने के बजाय उसकी कोई भी फर्स्ट एड नहीं दे रहे हैं। देखिए आप, उसका घुटना उसके पेट के ऊपर है और इतने ढेर सारे हाथ उसके मुंह के सामने हैं। जो वो सांस लेता होता तो शायद वो सांस नहीं ले पाता। इसलिए जब भी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो हमें DRAB को फॉलो करना है, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग। मींस फर्स्ट इज डेंजर, सेकंड इज रिस्पॉन्स, थर्ड इज एयरवे, फोर्थ इज डेंजर। मींस जब भी आप कैजुअलिटी को अप्रोच करने जाते हो तो सबसे पहले आप अपनी सिक्योरिटी, डेंजर देखिए आपको खतरा तो नहीं है, आपको करंट से तो नहीं लगा है, फायर तो नहीं है, पानी में तो नहीं है, कोई ऐसी जगह है जहां पे, देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं एक बार बेंगलोर में किसी की मदद करना, रोड साइड एक्सीडेंट किया था, तो मैं किसी की बंदे रोड पे मदद कर रहा था, मैंने उसको टर्न करके रखा, ब्लड बाहर निकल रहा था, इतनी देर से पीछे शोर मच गया कि गाड़ी कोई स्पीड से आ रही है। सबने उसको रोकने की कोशिश की पर वो रुका नहीं, फिर हमको रश करके साइड में आना पड़ा और कैजुअलिटी के सिर के साइड से वो गाड़ी लेके चला गया। लकीली वो बच गया। और ऐसे डेंजर्स हर जगह हो सकते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो कई स्पीड से गाड़ियां आ रही होती हैं, आप किसी की मदद करोगे तो आपको भी कोई हिट करके जा सकता है। सो फर्स्ट थिंग, कभी भी अप्रोच करो तो डेंजर देखिए, आसपास कोई खतरा तो नहीं है। सेकंड है कि आप रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे। कैजुअलिटी अनकॉन्शियस है,
नहीं है, ऐसे लेटा हुआ है, किसी से लेटा हुआ, तो रिस्पॉन्स क्या है? सबसे बेस्ट तरीका होता है रिस्पॉन्स का, हम शोल्डर्स को टैप करके देखते हैं। अपने घुटनों के बाहर बैठते हैं और शोल्डर्स को टैप करते हैं। जब शोल्डर्स को टैप करेंगे हम, तभी शोल्डर ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग जो हम मजबूत होते हैं, तो पेशेंट रिस्पॉन्स करेगा। अगर वो नहीं रिस्पॉन्स करता है, इसका मतलब उसकी कंडीशन खराब है। तो उसके बाद हम फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट एड है हम देना है, वो एयरवे को हम जैसे ये पिक्चर में आपको बताता हूं। देखिए, जब बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है तो हमारे इनवॉल्युंटरी मसल्स काम नहीं करते हैं, तो हमारी टंग पीछे की तरफ चली जाती है, उससे हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट एड जो है, वो चिन को लिफ्ट कीजिए, और चिन लिफ्ट करने के बाद टंग ऊपर की आएगी, वो एटलीस्ट वो पेशेंट ब्रीथ कर पाएगा। दिस इज द फर्स्ट एड, चाहे वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, चाहे पेशेंट हो ब्रीदिंग कर रहा है, नॉन ब्रीदिंग कर रहा है। आफ्टर डूइंग दिस थिंग, हम उसको फिर ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे? हमारा कान उसके नाक के पास जाना चाहिए, और हाथ जो है हम चेस्ट के ऊपर रखने के बाद फील कर सकते हैं कि चेस्ट ऊपर नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है, और कान के साथ हम सुन सकते हैं 10 सेकंड तक उसकी नाक से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नाक से आवाज आ रही है और चेस्ट उसके ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब कि उसकी सांस चल रही है। अगर उसकी सांस चल रही है, तो सेकंड स्टेप इज, इतनी देर में आप कॉल फॉर हेल्प कीजिए। कॉल फॉर, किसी बंदे को बोलिए प्लीज कॉल फॉर एम्बुलेंस, रिपोर्ट मी बैक। व्हाई? इसलिए बोलते हैं कि एटलीस्ट वो बंदा वापस आके बताएगा। आपने किसी को बोला कॉल फॉर एम्बुलेंस और बंदा आगे चला गया कहीं, तो आपको पता ही नहीं होगा एम्बुलेंस आ रही है कि नहीं। हमेशा ये ग्राउंड रूल है कि आप किसी को बोलते हैं प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और मुझे बताइए कितनी देर में एम्बुलेंस आ रही है। बंदे की ब्रीदिंग चल रही है, कान से चेक किया, उसकी सांस चेस्ट ऊपर आ रही है, तो आपने उसके बाद सिर से लेके पांव तक पूरा चेक किया कि और कोई इंजुरी तो नहीं है। आफ्टर चेकिंग द इंजुरीज, हम उसको एक पोजीशन में रख देते हैं, वी कॉल इट रिकवरी पोजीशन। तो हम इसको एक साइड में रख देते हैं, चाहे राइट में रखो और लेफ्ट में रखो, बट प्रोफेबली अगर आपके पास जगह है तो आप लेफ्ट में रखो, और प्रेग्नेंट वुमेन्स को आप मोस्टली लेफ्ट पोजीशंस में रखो। उससे क्या होगा कि आपका ये जो प्रेग्नेंट वुमन का जो ब्लड सर्कुलेशन राइट साइड में, वो अफेक्टेड नहीं होगा। रिकवरी पोजीशन हम इसलिए करते हैं कि रिकवरी इस साइड पोजीशन में रखने से एक तो टंग ऊपर आएगी, पेशेंट कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली, फर्स्ट। सेकंड आपका अगर वोमिटिंग आ रही है, ब्लीडिंग आ रही है, तो आपका वो जो है क्या बोलते हैं, वो बाहर जाएगा। और वो अगर हम सीधा लेट जाता है, बंदे की वोमिटिंग आ रही है, तो वो क्या होगा कि अंदर चली जाएगी। ठीक है, अगर साइड में रखते हैं तो शायद उसका जो ब्लीडिंग है, वोमिटिंग है, वो बाहर जाएगा और पेशेंट के लंग्स में नहीं जाएगी, उसकी कंडीशन खराब नहीं होती। तो इससे सर्वे किया गया कि हम रिकवरी पोजीशन में रखने से कई लोगों की जान बच सकती है। हम इसके ऊपर ठंड है तो ब्लैंकेट रख दीजिए, एम्बुलेंस आती है उठाइए, एम्बुलेंस के अंदर रखिए, उसको रिकवरी पोजीशन में रखिए, और जितनी जल्दी हो जाए उसको पेशेंट में को शिफ्ट कर दीजिए। एक मिनट। सॉरी। एंड उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक हम आते हैं हमारा सीपीआर। सीपीआर हम तब उसे हम बोलते हैं कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन मींस कि जब ब्रीदिंग नहीं चल रही है, हम हार्ट को चेस्ट में पंप करते हैं, जिससे वो ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा है, ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा, वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो कार्डियक पल्मोनरी की ये स्लाइड आप देखिए, जैसे हम डेंजर, रिस्पॉन्स, ओपन एयरवे, नॉर्मल ब्रीदिंग, ये सारा एक स्लाइड है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई हम सीपीआर क्यों करते हैं। देखिए, आफ्टर एवरी 4 मिनट्स के बाद ब्रेन डैमेज स्टार्ट होता है। 4 to 6 मिनट के बाद ब्रेन डैमेज पॉसिबली स्टार्ट हो जाता है, और 10 मिनट तक हमारा ब्रेन टोटली डैमेज हो जाता है। उसे हम कहते हैं 10 मिनट के बाद ब्रेन डेड हो जाता है। एक बार ब्रेन डेड हो गया तो हम कितना भी सीपीआर कर लें, कोई फायदा नहीं है, कोई भी उसका फायदा नहीं है कितना सीपीआर ब्रेन। तो हमारा फर्ज होता है कि हमें फर्स्ट 10 मिनट्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल होते हैं कि हम
उसे सीपीआर करेंगे, सो दैट जो जब हम चेस्ट में प्रेस करते हैं तो हम चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, वो एक साइकिल हमारा ब्रेन से हार्ट की तरफ जाता है, तो एक साइकिल पूरा स्टार्ट होता है। ना हमारा ब्रेन डेड होता है ना हमारा हार्ट डेड होता है, तो एक साइकिल चलता है। तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं उस करने में। तो इन कंडीशन में हमारा सीपीआर करता है। देखिए ये 4-5 चीजें जब हमारा सडनली कार्डियक अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक है, ड्राउनिंग है, सफोकेशन है, स्ट्रोक है, एलर्जिक रिएक्शन है, डायबिटीज इमरजेंसीज है, प्रोलॉन्ग सीजर्स हैं, ड्रग ओवरडोज हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स है, सर्टेन इंजुरीज हैं, इनकी वजह से हमारा सडनली हार्ट अटैक हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि सीपीआर हम कैसे करते हैं। देखिए ये दिस इज द गाइडलाइन जो हम पहले स्टार्ट हुई है 15 में, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। पहले एबीसी होता था, अभी सीएबी हो गया है। पहले हमने कंप्रेशंस देने हैं, एयरवे एंड ब्रीदिंग। अभी 2020 की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसमें यह कहा गया कि अगर आप माउथ टू माउथ नहीं देते हैं तो आप सीधा कंप्रेशन स्टार्ट कीजिए एट द स्पीड ऑफ 100 to 120 की स्पीड में, पर सेकंड की स्पीड से, पर मिनट की स्पीड से। तो अगर आप माउथ टू माउथ नहीं भी देते हैं तो नो प्रॉब्लम, वी कैन डू द कंप्रेशन से। ये चेंज इसलिए किया गया है कि 80% लोग माउथ टू माउथ नहीं देते हैं, बिकॉज जब किसी का हार्ट अटैक होता है तो उसमें गैस्पिंग होती है, गैस्पिंग से जाग आ रही होती है, किसी की वोमिटिंग आ रही होती है, किसी का ब्लड आ रहा होता है, तो नोबडी वांट टू टच लिप्स माउथ टू माउथ देने के लिए। तो इसलिए अभी जो गाइडलाइन 2020 में आई है वो किया गया है कि आप इसे सिर्फ कंप्रेशन कीजिए, 1 मिनट में 120 बार प्रेस कीजिए, जो प्रॉपर उससे बोलते हैं आप पुश हार्ड एंड फास्ट। अब कब तक करते रहेंगे आप सीपीआर, हम कब तक करते रहेंगे? पहली चीज, पेशेंट वापस आ जाता है। सेकंड, मेडिकल टीम और ट्रेन पर्सन और उधर पहुंच जाते हैं, और यू रीच टू द हॉस्पिटल, यू हैंड ओवर द कैजुअलिटी टू द डॉक्टर। थर्ड, आप अगर अकेले हैं और आप काफी देर तक सीपीआर कर रहे हैं और आपको 3-4 सेट करने के बाद आपको लगता है कि आपको खतरा है कि आप बेहोश हो जाएंगे, यार आप इतने थक गए हो कि कंटिन्यू कर सकते हो, तब आप रोक सकते हो। और चौथी चीज, कभी कभी आप सीपीआर कर रहे हो, आपका आसपास का एटमॉस्फेयर इतना डेंजरस हो जाता है, जैसे गाड़ियां आ रही हैं, फायरिंग स्टार्ट हो गई है, फायर हो गया, या कई लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं छोड़िए, हॉस्पिटल ले जाइए, तब आप बंद कर सकते हैं। देखिए ये सीपीआर जो हम सेंटर ऑफ चेस्ट में प्रेस करते हैं, ये हमारी पोजीशन है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे देना है। पर ये अकेला बंदा 3 से 4 सेट कर सकता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बार हॉस्पिटल में सीपीआर कर रहा था, हम 3 थे बंदे, डॉक्टर, टेक्नीशियन और मैं सीपीआर पेशेंट पे कर रहे थे। मैंने 3 सेट किए, चौथे सेट में मेरे से 80 भी नहीं हो पाए क्योंकि मेरे शोल्डर फ्रीज हो गए थे। सो इट इज अ टायरिंग प्रोसीजर। आपको हमेशा हेल्प के लिए बुलानी है, कोई ट्रेन पर्सन है तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक पेशेंट वापस नहीं आता, जब तक मेडिकल टीम नहीं रहती है, या यू रीच टू हॉस्पिटल, या आप इतने थक गए हो कि आपकी जान को खतरा है, राइट। तो ये पोजीशन है कि हमने कहाँ पे लगाना है। हमारा प्रेशर जो है वो सेंटर, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं, सेंटर बोन चेस्ट बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, हमने वहां पे सेंटर से अपनी इससे जोर लगाना। देखिए पाम से हमने जोर लगाना, चाहे लेफ्ट या राइट है, सेंटर ऑफ चेस्ट से हमारी बाजू बिल्कुल स्ट्रेट और हम टांगों से 90 डिग्री ऊपर उसके चेस्ट के ऊपर होने चाहिए। हम तीनों पोजीशन से कर सकते हैं, राइट साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, टांगों के साइड से कर सकते हैं। सिर्फ हम सिर वाली साइड से नहीं कर सकते हैं, सिर वाली साइड से हम नहीं कर सकते, तीनों पोजीशन से करें। हॉस्पिटल्स में नॉर्मली हम बेड के एक टांग इधर एक टांग उधर करके सीपीआर करते हैं। दिस इज द माउथ टू माउथ का मैं आपको थोड़ा बता, जो हम नॉर्मली नहीं टीच करते कि देखिए इसको जब तक चिन को हम ऊपर नहीं करेंगे और नाक नहीं बंद करें तब तक वो एयर हमारे चेस्ट में नहीं जाएगी। अगर हम सीधा ही सिंपल प्रेस देंगे तो वो हवा जो हम प्रेशर दे रहे हैं वो सीधा पेट के अंदर चली जाएगी। जब तक हम चेस्ट चिन को ऊपर नहीं करेंगे, नोज नहीं बंद करेंगे, तब तक हमारी जो जितना एयरवे है हमारे इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, तो पहली बात मैंने इसमें एक्सप्लेन किया कि हम सीपीआर करने से क्या होगा। जब हम प्रेस करेंगे हमारी ब्लड सर्कुलेशन लंग से हमारे ब्रेन और हार्ट की तरफ जाएगी, वो एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम सीपीआर करते करते हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसको ब्रेन डेड नहीं डिक्लेयर कर सकता। दे कैन स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक शॉक एंड अदर थिंग्स, पेशेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट। सेकंड, पेशेंट सीपीआर हम कैसे करते हैं? सेंटर ऑफ चेस्ट, स्टर्नम पे हमने जोर लगाना है, सेंटर ऑफ चेस्ट विद अ पाम, बाजू स्ट्रेट, राइट और लेफ्ट कोई भी ना, प्रॉपर पुश हार्ड एंड फास्ट।
ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 100 to 120 पर मिनट की स्पीड से आपको करना है। आप 3-4 सेट करके बाद 10 सेकंड के फिर चेक कर सकते हैं ब्रीदिंग आई नहीं आई, आपको कंटिन्यू, आपको इंटरप्शन बीच में गैप नहीं लेना। थर्ड थिंग, आपने सीपीआर करते रहना जब तक पेशेंट अगर वापस आता है। 1 सेकंड, अगर मेडिकल टीम और आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो। थर्ड, आप इतने थक गए हो कि आप ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। और लास्ट में आपका आसपास का सीन इतना डेंजरस हो जाता है कि आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग है, सो यू वांट टू स्टॉप इट। दीज आर द बेसिक ऑफ सीपीआर करने के लिए की जाती है। और पहले 10 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 10 मिनट के बाद कर रहे हैं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है सीपीआर करने के लिए। अब ये तो अडल्ट सीपीआर हो गया। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू डू सीपीआर ऑन चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स। देखिए, फर्स्ट एड के 2 बेसिक ग्राउंड रूल्स हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक, आप फर्स्ट एड में हर किसी को नहीं बचा सकते। सेकंड, आप फर्स्ट एड इज ए कॉमन सेंस। आप कितने भी हाईली ट्रेंड हो, जब एक्सीडेंट टाइम पे उसकी आपकी कॉमन सेंस काम करती है। सो नाउ द चिल्ड्रन पे आता है। चिल्ड्रंस होते हैं जो 12 साल से ऊपर के बड़े होते हैं, तो इन्फेंट्स होते हैं तो बच्चा जो 1 से 1 साल तक होता है, और चिल्ड्रन जो 1 साल से 12 साल के बीच में होते हैं। आप उनको एक हाथ से कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा हैवी बच्चा है तो आप उसको 2 हाथ अप्लाई कर सकते हो, बट स्मॉल बेबीज को आप 2 फिंगर्स या थंब से कर सकते हो। अगर आप हाथ में पकड़ के कर रहे हो तो आपको गर्दन को सपोर्ट करनी है, नेक को सपोर्ट करके करना है। अगर आप नीचे रख के कर रहे हो तो प्लीज पुट हैंड अंडर द नेक, क्योंकि बच्चे का जो कर्वेचर होता है वो ज्यादा होता है, तो आपके प्रेस करने से कभी बार नेक की इंजुरी हो सकती है। 1 सेकंड, अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो तो बच्चे में ये है कि आपको नोज और माउथ को कवर करना है, बिकॉज नोज और माउथ का गैप बहुत छोटा होता है, तो आप माउथ को अलग नहीं पकड़ सकते हो। तो व्हेन यू हैव टू गिव माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, देन यू हैव टू कवर बोथ नोज एंड माउथ इन इन्फेंट केस में। एंड इन चिल्ड्रन केस में जो 1 से 12 साल में आप उसको एक हाथ से कर सकते हैं जो है। दिस इज द लेटेस्ट जो हम गाइड बनती है। हम 2 इंचेस डेप्थ हो सकती है, 5 सेंटीमीटर अडल्ट में होता है, और 1.5 जो होते हैं हम 4 सेंटीमीटर बच्चों में प्रेस कर सकते हैं। दीज आर द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन की जो सीपीआर की लेटेस्ट गाइडलाइन में थी। तो हमारी 4 चीजें याद रखनी है। अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल आफ्टर ईच कंप्रेशन, मींस चेस्ट को ऊपर आने दीजिए, चाहे आप कितनी स्पीड से 1 मिनट में 1 सेकंड में 2 बार प्रेस कर रहे हैं, पर चेस्ट को ऊपर आने दीजिए। मिनिमम इंटरप्शन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, ऐसा नहीं कि आपने 15-20 मिनट किया फिर बैठ गए आप चाय पीने पानी पीने, नहीं, आपको कंटिन्यू करना है। 10 सेकंड के लिए आप ब्रीदिंग देखिए और फिर कंटिन्यू करिए। अगर पेशेंट वोमिटिंग करता है तो उसका साइड में टर्न कीजिए, वोमिट करवाइए, वापस कीजिए, ब्रीदिंग चेक कीजिए, देन स्टार्ट। और अगर आप माउथ टू माउथ करते हैं, अगर आप जितना चिन को लिफ्ट नहीं करते हैं तो आपको एक्सेसिव वेंटिलेशन जो हाइपर वो सारी हवा आपके पेट के अंदर चली जाती है। दिस इज द सीपीआर के बारे में हम बोलते हैं। जो पुरानी गाइडलाइन थी, अभी 30:2 दिया जाता था, 30 कंप्रेशन और ट्वाइस माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। पर अभी जो 2020 की गाइडलाइन आई है तो उसको बोला कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एट द कंप्रेशन 30:100 to 120 पर मिनट की स्पीड में आप कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चोकिंग। चोकिंग बहुत कॉमन है, मोस्टली घरों में कहीं भी हो जाता है, और हमारा कल्चर होता है कि सबको, जितनी बार मेरा एक्सपीरियंस है, सारे बोलते हैं पीछे से मुक्का मारते हैं तो निकल जाता है। देखिए, चोकिंग 2 टाइप की है, 2 टाइप से चोकिंग, इनकम्प्लीट चोकिंग एंड कंप्लीट चोकिंग। इनकम्प्लीट में पेशेंट थोड़ा कफ खांस रहा होगा, ये उसकी आवाज आ रही होगी, और उस टाइम एटलीस्ट क्या होगा कि थोड़ी हवा तो आ पार जा रही है। अगर आप गलती से पीछे से स्लैप करोगे तो शायद वो नीचे की तरफ चला जाए तो पूरा चोकिंग हो जाए। चोकिंग किसी चीज भी हो जाती है, तो उस पेशेंट को कोने के थोड़ा आगे की तरफ बेंड हो और उसको बोलना जितनी जोर से वो कफ कर सके उतना बेटर है, उतना बेटर है। सेकंड जो है सॉरी वीडियो में कोई इशू आ रहा है। सेकंड, जब कंप्लीट चोकिंग होगी, कंप्लीट चोकिंग में पेशेंट आपके पास बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में होगा या बैठा होगा, मोस्टली बैठा होगा, खाने के टाइम होता है, वो अपने गले को पकड़ लेगा होगा, उसकी आंखें बाहर होंगी, आंसू आ रहे होंगे, उसका चेहरे का कलर चेंज हुआ। दैट टाइम उसे खड़ा कीजिए, उसको पेट पे हाथ रख के थोड़ा आगे की तरफ हाथ रखिए और पीछे से 5 स्लैप मारिए टुवर्ड्स द हेड, आगे की वाली डायरेक्शन में। नहीं होता है तो हमारी जो
नेवल है और जो रिब्स है उसके खत्म के बीच में गैप में आप वहां पे फिस्ट बनाइए, जो हम ऐसे बोलते हैं फिस्ट बनाने से, वो फिस्ट बना के उसको अपवर्ड इनवर्ड पोस्चर में फोर्स कीजिए सो दैट कि वो चीज बाहर आ जाए। आप 5-6 बार ट्राई कीजिए जब तक पेशेंट होश में है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो आप उससे सीपीआर स्टार्ट कर दीजिए। समटाइम्स पेशेंट का पेट बहुत बड़ा होगा और या प्रेग्नेंट वुमन होगी, हम पेट पे नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे जहां पे हमारा स्टर्नम खत्म होता है तो हम सेम टेक्निक वहां पे कर सकते हैं, जैसे मैंने पिक्चर बताई है वहां पे करके उसको हाथ को ऊपर की तरफ रख के जहां पे हमारी स्टर्नम खत्म होती है वहां पे फोर्स कर सकते हैं। सेम टेक्निक, पेशेंट को बेंड कीजिए, अपने साथ रखिए और वही वाला इनवर्ड अपवर्ड फिस्ट बना के जोर लगाइए, वो चीज बाहर आ जाएगी। बच्चों में आपको इस पोजीशन में टैप कीजिए, नहीं हुआ तो सिर उल्टा करके चेस्ट पे उसको पुश कीजिए, 5 थ्रस्ट कीजिए जब तक पेशेंट होश में है। अगर चिल्ड्रन अनकॉन्शियस हो जाता है तो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट कर दीजिए। रिजर्व चोकिंग के बारे में, इंडिविजुअल चोकिंग होगा अगर कोई भी नहीं है आपके साथ तो आप सामने जो टेबल होगा, चेयर होगा, जो भी होगा, आप पेट के रख के बेंड होके अपने आप को जोर लगाइए सो दैट वो चीज बाहर आ जाए। राइट, अब मेजर टॉपिक जो हमारा ब्लीडिंग का है। एक्सक्यूज मी मैम, सर, एक क्वेश्चन था। जी जी बताइए। बेटा आप लोग क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालो और या तो लिख के रखो, बीच में इंटरप्ट नहीं करो। सर को एक बार खत्म कर लेने दो फिर आप पूछना। इधर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने साथ कोई कॉपी है तो उसमें लिख लीजिए। बीच में क्वेश्चन नहीं पूछिए, सर को एक बार पूरी सेशन लेने दीजिए प्लीज। मैम अभी मेरा टाइम कितना है अभी मेरे पास? अभी हाफ एन आवर है। जी सर, 6:10 ही हुए हैं तो 7 बजे तक का सेशन है। अच्छा, तो आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं और एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर सभी के लेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप करते रहिए, हम लोग उससे उठा लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा? मेरी ऑडिबल है? ओके मैम। ठीक है हाँ मैम सर जी, ओके ओके ठीक। एक मिनट मैं करता हूँ। रिदम छूट जाता है बीच में इंटरप्शन से, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग क्वेश्चंस ड्रॉप करिए। सॉरी, मैं बोल रहा था कि इनको हीटर लगा दो कि यहाँ पे कमरे में बैठ के बहुत ठंड लग रही है। ओके, तो मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल है मैम? जी सर कंटिन्यू करिए, मैं सुन रही हूँ, काफी अच्छा चल रहा है आपका सेशन। ठीक है मैम, ओके। अभी मेन टॉपिक हमारा ब्लीडिंग का है और एक सबसे मेन टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम अगर सीख लेते हैं तो शायद हमारे हजारों लोग, करोड़ों, लाखों लोगों की जान बच सकती है अगर हम राइट टाइम पे ब्लीडिंग को रोक दें। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स के टाइम पे ब्लीडिंग होती है और हम लोग उसको गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और विदाउट एनी देखे कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है। और अगर उस टाइम हम छोटी सी हेल्प किसी को कर देते हैं तो शायद हम किसी की जान बच जाएगी। अगर देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कश्मीर में जब हम छोटे थे तो हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग में काफी हॉस्पिटल में बुलेट इंजरीज आती थी, रोड पे भी आती थी, हमने भी फेस की थी। तो क्या होता था कि जब बुलेट जिसको लगता था, जहां से घुसता था वहां बहुत छोटा सा सुराख होता था और जहां से बुलेट निकलता था वहां बहुत बड़ा सुराख होता था, बहुत बड़ा वाउंड हो जाता था। तो हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, हम छोटे होते थे, तो हम कई बार उनका ब्लीडिंग उस साइड से रोकते रहते थे जहां से बड़ा वाउंड होता था। तो हमको ये ध्यान नहीं होता था कि छोटा सा वाउंड है जहां से ब्लड यूज हो रहा है, और कई बार कई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने तक हमको उसकी डेथ हो जाती थी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अब तो नॉलेज, अब तो हम ट्रेंड हैं सारे, हम बता सकते हैं। हमारे नॉर्मली ब्लड बॉडी में हमारा 4 से 6 लीटर ब्लड होता है, 4 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो अगर हम बॉडी में से ब्लड निकल जाएगा तो ये चीजें हो जाएंगी। अगर बॉडी में से ब्लड होगा, वो इंजर्ड फील वीक और वो बेचैनी जैसे हम बोलते हैं वैसा सा होगा, उसका फेस स्लिप कोल्ड हो जाएगा और चेहरे का कलर पीला हो जाएगा। स्किन जो होगा फील कोल्ड और क्लैमी, स्वेटिंग जैसे बोलते हैं ठंडे पसीने आने, वो हो जाएगा। इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, पल्स बिकम फास्टर एंड वीकर। मैंने इसलिए पॉइंट लिखा हुआ क्योंकि मैंने बोला अभी कि
हम फर्स्ट एड में पल्स नहीं देखनी है। नॉर्मल नॉन मेडिकल्स को, हम मेडिकल्स को सिखाते हैं और नॉन मेडिकल्स को हमें पल्स नहीं सीखना, इसलिए कि देखिए ब्लीडिंग के टाइम पे पल्स फास्टर और वीकर है। अगर आपको नॉर्मल पल्स देखना मुश्किल होता है तो पल्स वीकर और फास्टर देखने में आप बिल्कुल भी मेकआउट नहीं कर पाओगे। तो उससे क्या होगा कि आप ऐसे डिक्लेयर करोगे इसकी पल्स नहीं चल रही है, ठीक है। ब्रीदिंग उसकी स्लोअर हो जाएगी, लंबी लंबी सांस ले रहा होगा, बहुत स्लो ले रहा होगा, और जिसके सामने बोलते हैं कि आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। दीज आर द मेजर, आप कभी भी आपको लगे कि ये 4-5 चीजें किसी को हो रही हैं तो इसका मतलब उसका खून लॉस हुआ है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ब्लीडिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ ब्लीडिंग। हम नॉर्मल ब्लीडिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे नोज ब्लीडिंग है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों में आमतौर देखा जाए और काफी जगह पे देखा गया कि नोज ब्लीडिंग होती है। और जितने भी सेशंस मैंने स्कूल्स में दिए गए हैं वहां पे सब लोग यही बोलते हैं कि ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग में हम बच्चे को लिटा देते हैं, सिर उसका पीछे की तरफ कर देते हैं और सिर पे पानी डालते हैं। दिस इज द कल्चर व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम मैक्सिमम स्टेट से। पर जब सिर पीछे की तरफ करते हैं तो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड वापस जाएगा, मुंह के अंदर जाएगा, कदर गलती से सांस ली तो लंग के अंदर चला जाएगा तो उसकी कंडीशन और खराब हो जाएगी, पेट के अंदर चला जाएगा तो और प्रॉब्लम्स होती है। वन ऑफ द बेस्ट वे, अब नॉर्मली क्या होता है कि नाक के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स खत्म होती हैं, जरा सा भी छेड़छाड़ी करो किसी करो तो ब्लीडिंग हो जाती है। अगर हम नोजल्स को आगे की तरफ कुर्सी में बैठ के उसको आगे की तरफ ले जाए और नोजल को प्रेस करें फॉर 10 सेकेंड्स और पेशेंट को बोले मुंह से सांस लें, आपको 10 मिनट करिए, फिर 10 मिनट कीजिए, आपका 100% ब्लड बंद हो सकता है। 2 कंडीशन में ब्लड नहीं बंद होगा, ब्रेन हेमरेज या हेड इंजरी। 2 केसेस में आपका नोजल से जो ब्लड आएगा वो बहुत हैवी होगा और वो ब्लड बंद नहीं होगा। बाकी आपका 90% 100% 10 मिनट प्रेस करने से फिर छोड़िए और 10 मिनट करने से आपका 20 मिनट्स में तो आपका 100% ब्लड बंद हो जाता है। दिस इज द स्टार्टिंग ब्लीडिंग। सेकंड ब्लीडिंग जो हमारी स्टार्ट होती है, अब जैसे बोलते हैं कि इस टाइप की ब्लीडिंग है, बाजू पे कट लग गया बड़ा, या बाजू पे बड़ा सा कट लग गया, तो जिसमें ब्लीडिंग हो रही है। सबसे पहले पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? पेशेंट आपके पास घबराया हुआ आपको आएगा, एकदम आपने वहां पे हाथ रख के, पाँव रख के। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है इसको, तो होप कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है इस पिक्चर देख के, मैं चेंज कर देता हूँ। तो क्या होता है कि पेशेंट आपके सामने आएगा और ब्लीडिंग चल रही होगी, तो सबसे पहले आपका रूल है कि पेशेंट को एक रिलैक्स मूड में बिठाइए, मेक हिम कंफर्टेबल, ठीक है। क्यों? आप उसको बिठाने के 2 रीजन है, एक तो उसको रिलैक्स कीजिए, बिठाइए, वो कहीं से आएगा। दूसरा, कई बार खून ज्यादा निकलने की वजह से उसको चक्कर आ सकता है और चक्कर आने से वो गिर सकता है, इसलिए उसको बिठाना कंपलसरी। सेकंड है, आप अपनी सेफ्टी देखिए। आप अगर ग्लव्स पहन सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो प्लास्टिक का बैग होगा, प्लास्टिक का लिफाफा होता है, वो उससे हाथ कवर करिए, आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ब्लड से ना हो तो ज्यादा बेटर है। उस टाइम हमें इन्फेक्शन धोने का कोई इतना नहीं है, बाद में सारा कंट्रोल हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्टॉप ब्लीडिंग, हमारी पहली प्रायोरिटी है। अगर हम ब्लीडिंग राइट टाइम पे नहीं रोकेंगे, हो सकता है आधे घंटे के बाद ब्लीडिंग इतना लॉस हो जाए, पेशेंट शॉक में चला जाए, तो शायद हमारा ब्लड ब्रेन को ना पहुंचे और बंदा की डेथ हो जाए। तो मैक्सिमम लोगों की ऐसी होती है, मैक्सिमम लोगों की ऐसी होती है। तो हमारा पहला है कि हम कोई भी कपड़ा ले लें। अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है तो ठीक है, वहां पे गॉज बैंडेज होती है, नहीं है आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, टर्बन है, मफलर है, शर्ट है, कुछ भी लीजिए जो वाउंड से बड़ा हो। मेक श्योर वो कपड़ा जो हो मोटा, वो उस वाउंड से जो जख्म लगा है, जितना कट लगा उससे बड़ा होना चाहिए। उसके ऊपर आप जोर से प्रेशर से उसको, जैसे मैंने ग्लव्स में बताया, उसने जोर से उसके ऊपर प्रेस किया हुआ है, ठीक है। जब आपने प्रेस किया, वेट फॉर कुछ सेकंड या मिनट तक, फिर उसके बाद कोई बड़ा कपड़ा लीजिए जिसके ऊपर उसको बैंडेज कीजिए दोबारा। बैंडेज करने के बाद आप उसको, बैंडेज कर दिया एक बार, आपने एक बार जो बैंडेज कर दी वो दोबारा नहीं खोलनी है। आपका कुछ तो ब्लड क्लॉट हुआ होगा, आप एक बैंडेज के ऊपर दूसरी बैंडेज के ऊपर तीसरी बैंडेज बांध सकते हैं, पर एक बार आपने जो बैंडेज बांधी उसको खोलने की कोशिश नहीं कीजिए। आपने जब एक बार बैंडेज बांधी, हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, कई बार जब हम खून रोकते हैं बैंडेज इतनी टाइट बांध देते हैं, वही पेशेंट अगर 2 घंटे के बाद हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी बाजू या हाथ काटना पड़ता है। क्यों काटना पड़ता है? क्योंकि हमने बैंडेज इतनी टाइट बांधी है कि ब्लड के साथ सारा कुछ रुक गया है, जो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जब रुक गया है, तो वो जब 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं गया, उसमें कोई
ब्लड तो वो नेक्रोटाइज हो जाता है, वो पार्ट काटना पड़ता है। इसलिए जब भी आप बैंडेज बांधो तो आपने दूसरे हाथ के उसका आप देखिए कि कलर तो नहीं टाइट है, हाथ का कलर तो नहीं चेंज हो रहा। अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब आपकी बैंडेज टाइट है, तो थोड़ा उसको ढीला कर दीजिए। सेकंड, एलिवेशन दे दीजिए। हाथ है तो आप कंधे के साथ ऊपर रख दीजिए जैसे मैंने रखा हुआ है, या जैसे मैंने पिक्चर में है, टांग ब्लीडिंग कर रही है, मेक श्योर फ्रैक्चर नहीं है, तो आप टांग थोड़ा सा कमल के पत्थर के ऊपर रख दीजिए, सो द फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाएगा। अगर ये 4 स्टेप हम करते हैं तो हमारी 80% ब्लडिंग रोक सकती है और कई लोगों की जान बच सकती है। अगर हम इस चीज को, चारों चीजों को, ये बहुत सिंपल है, चारों चीजों को फॉलो करें तो कई लोगों की जान बच सकती है। ठीक है, ये तो रहा था बेसिक ब्लीडिंग के लिए। कभी कभी कॉमन सेंस है, ये तो मैंने सिंपल ब्लीडिंग बताया। आपकी डिफरेंट ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, कहीं से नेक से हो सकती है, टांग से हो सकती है, कहीं से हो सकती है। तो आपको उस टाइम कॉमन सेंस यूज करना है कि हम कौन सी बैंडेज बांधें। सिंपल है, गॉज बैंडेज, कपड़ा उससे पकड़ना, उसके ऊपर बैंडेज बांधनी है। आपको फिर कहीं भी बैंडेज हो, किस पार्ट को एलिवेशन दे सकते हैं, किसी पार्ट को एलिवेशन नहीं दे सकते हैं। ये आपका कॉमन सेंस उस टाइम काम करता है कि आपने क्या करना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साथ में पेशेंट से बात करते रहना है, उसको तसल्ली देते रहना है। उससे 2 चीजें होंगी। वन पार्ट, पेशेंट के साथ बात करें, तसल्ली दे, तो उसको भी ठीक लगेगा। सेकंड, आपको पता लगेगा कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब आप उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब ही इज ऑल राइट। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या इधर उधर की बात कर रहा है, इसका मतलब ही इज नॉट ऑल राइट, सो यू हैव टू रश हॉस्पिटल इमीडिएटली। अगर पेशेंट बेहोश हो जाता है, पुट हिम इन रिकवरी पोजीशन। अगर पेशेंट की सांस चली जाती है तो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट कर दीजिए। दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस करने के लिए। अब ये पिक्चर देखिए, सेकंड में कई बार ये छोटी सी चीज है तो ट्वीजर से चुभ जाती है, निकल जाती है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आप क्या करो, जो पार्ट डंडा, चाकू, नाइफ कई बार चुभ जाता है, तो कई लोग बोलते रहते हैं हम इसको निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये राड इसको चुभ गई है और हम इसको अभी निकाल दें तो कितनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमें इस पार्ट को नहीं निकालना। वो किसका काम है? डॉक्टर का काम है। हमारे पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, या तो उस पार्ट को ही साथ ले जाइए, या उस पार्ट को अगर लक्कड़ है तो काट के छोटा कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है तो करके ले जाइए। या कई बार आपकी सिचुएशन होगी जहां पे आप ना उस पार्ट को ले जा सकते हो ना ही काट सकते हो, देन यू हैव टू रिमूव दैट। वो लास्ट, वो कॉमन सेंस है आपके सीन पे कैसा सीन होता है। पर नॉर्मली आप नहीं निकालिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती की वजह से इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी, शायद उसकी जान का खतरा पड़ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है, ये तीनों लोग को इतनी बड़ी इंजुरीज हुई थी, पर तीनों लोगों को हॉस्पिटल लिया गया और तीनों लोग बच गए। अगर इनका वहां पे ये रॉड निकाली गई होती या कुछ किया गया होता तो शायद इनकी जान नहीं बचती। ये तीनों लोग बच गए इसलिए कि उन्होंने वहां अटेम्प्ट नहीं किया। अब क्वेश्चन इज कि हम लोगों का फर्स्ट एड क्या है? हम लोगों को एज ए फर्स्ट एडर का फर्स्ट एड क्या है कि पहली बात, हमने ब्लीडिंग रोकनी है, तो हम क्या करेंगे कि साइड से उसको, जैसे गड़े के नीचे हम कपड़ा गोल सा बनाते हैं, जैसे मैंने पिक्चर में बताया, उसके आसपास रख दीजिए और उसके ऊपर बैंडेज बांध दीजिए। तो 2 चीजें होगी, 1 हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी, 2 वो पार्ट स्टेबलाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चाकू पेट के अंदर गया हुआ है, हमने उसको छोड़ दिया, वो पार्ट हिलता डुलता रहेगा और वो बहुत पेनफुल रहेगा और बहुत इंजुरी को बढ़ा देगा। अगर हमने उसके आसपास कपड़ा बांध दिया है और उसको स्टेबल कर दिया है, तो एक तो ब्लीडिंग भी रुक गई, दूसरा वो पार्ट जो है वो स्टेबलाइज हो गया, हिल नहीं रहा है। तो एक तो पेन पेशेंट को कम होगा और दूसरा ब्लीडिंग कम होगी, तो पेशेंट की जान बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में आज से 4 साल पहले एक फैमिली जा रही थी और सरिये वाले ट्रक के साथ टक्कर गई, चारों को सरिया चुभ गया था। तो लोगों ने क्या किया कि उनको कार से बाहर नहीं निकाला, उन्होंने बाहर से कार से सरिया काटा, टोचन किया और हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में उन्होंने क्या किया कि वहीं पे कार पे फर्स्ट एड दिया, आस्ता से सरिया काटा, उनको सबको चारों को ले गए और चारों की जान बच गई। अगर हम वहां पे अटेम्प्ट करते तो शायद उनकी जान नहीं बच पाती। इसलिए फर्स्ट एड पे कॉमन सेंस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी निकालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अब थर्ड पार्ट आता है कि हमारा एम्पुटेशन। आपने कभी बार देखा होगा कि किसी की उंगली कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की बाजू कट गई, किसी के ये कट गया, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? तो नॉर्मली क्या चीज है कि जब हम ऐसा सीन देखने के लिए भी बहुत दिल चाहिए, हमने कश्मीर में देखे हैं और मैंने सीन देखा है
तो बहुत 1-2-5 मिनट तो हम खुद डर जाते हैं, चाहे कितना भी ट्रेंड हो। इसको संभालने के लिए भी अपना माइंड सेटअप यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो क्या होता है कि जब इंगली कट जाती है, तो अगर किसी शार्प चीज से कटी है तो दो चीजें होती हैं, या तो ब्लीडिंग होती है या तो ब्लीडिंग बहुत कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि जब किसी शार्प चीज से कटता है तो हमारी ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो ब्लीडिंग कम होती है। देखिए ये हाथ है, ये बाजू कटा हुआ है, ठीक है ना, ये हाथ एम्पुटेशन हुई है। तो हमारा क्या रोल है इसमें कि हम क्या करेंगे, पहली पार्ट है टूर्निकेट बैंडेज। मैं आपको अभी दोबारा समझाता हूं, इस पे अभी यूज नहीं करते हैं हम। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले पार्ट है जो पार्ट कटा हुआ है, उसको हम साफ लिफाफे में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे मॉइस्चर करने के लिए, थोड़ा सा पानी, उसको मॉइस्चर सूखा ना हो जाए। उस लिफाफे को बंद करेंगे, टाइमिंग और नाम लिखेंगे और फिर आइस के अंदर डालेंगे। कभी डायरेक्ट आइस के अंदर नहीं डालिए। उसकी जो ऑर्गन्स की जो वो कंडक्टिबिलिटी है, वो हो सकता है हम 2 घंटे में पहुंचे, 3 घंटे में पहुंचे, तो वो आइस की वजह से खराब हो सकता है। अगर डिपेंड करता है कहाँ से पार्ट कटा और कौन सा पार्ट कटा, डॉक्टरी सेज कि 12 घंटे तक वो अगर हॉस्पिटल में ठीक तरह ले जाए तो वो पार्ट जुड़ सकता है। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, पिछले साल पंजाब में एक पुलिस वाले के बाजू कट गई थी, तो उसने अपनी बाजू हाथ में उठा के कपड़े में रोल करके साथ में ले गया था और वो जुड़ गई थी उसकी बाजू, अभी वो ही इज फाइन। तो अगर हम राइट टाइम पे वो पार्ट को ले जाएं और ब्लीडिंग रोकने के लिए ढेर सारा कपड़े का, उसको ढेर सारा, जैसे इस पिक्चर में बताया, कपड़ा रख दीजिए, ढेर सारा कपड़ा रख दीजिए उसके ऊपर और उसको एलिवेशन दे दीजिए, तो 70-80% नहीं तो 60% 70% ब्लड रुक सकता है और उसकी जान बच सकती है। जो टूर्निकेट बैंडेज है, इसकी अभी रिसेंट गाइडलाइन आई है। पहले हम एम्पुटेशन पे यूज करते थे, अभी एम्पुटेशन पे यूज नहीं करते। टूर्निकेट बैंडेज एक ऐसी बैंडेज है जो लास्ट रिसोर्ट है। ये उसी टाइम बांधी जाती है कि जब हमें कंफर्म हो जाए कि नीचे वाले हिस्सा हमको काटना है। फॉर एग्जांपल क्रश इंजरी में, क्रश इंजरी मींस कि अगर कोई गाड़ी, ट्रक या गाड़ी किसी टांग के ऊपर से चढ़ गई है या बाजू के ऊपर से चढ़ गई है जो बिल्कुल टूट गई है, हड्डी चूर हो गई है, बहुत खून लग रहा है और आपको लगता है ये पार्ट नहीं जुड़ सकता है, तो उस टाइम हम टूर्निकेट बैंडेज बांधते हैं। टूर्निकेट बैंडेज मींस कि हम जब कपड़ा बांधते हैं उसको एक रॉड से उसके कपड़े में डाल के उसको घुमाते हैं, इतनी टाइट बांधते हैं कि वो सारा पार्ट सर्कुलेशन रुक जाती है। और अगर अच्छे वाले पार्ट में हमने बांध दिया जो पार्ट यूज हो सकता है और वो 2 घंटे तक पहुंचा, तो वो एम्पुटेशन करनी पड़ती है उस पार्ट की। इसलिए टूर्निकेट की जो लास्ट रिसोर्ट है, टूर्निकेट पट्टी बांधने का सबसे पहला रूल, अगर आपने टूर्निकेट पट्टी बांधी है तो आपको माथे पे टी और टाइम लिखना है। तो डॉक्टर जैसे ही हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर अंडरस्टैंड करेगा टूर्निकेट बैंडेज, ही इमीडिएटली आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। कभी भी वायर, कॉर्ड और कोई किसी और पतले स्किन की वायर मत यूज कीजिए टूर्निकेट बैंडेज के लिए, और उसको कवर मत कीजिए। जिस बंदे ने बांध दिया वो क्या तो खुद चाहे या अगले बंदे को इन्फॉर्म कर दे कि इसको टूर्निकेट बैंडेज बांधी गई है। ये सबसे लास्ट रिसोर्ट है। इससे क्या है कि एक बार आपने गांठ मारी, गांठ मारने के बाद लकड़ का या रॉड का पीस उसके बीच में डाला, उसको गांठ मारी और उसको घुमाया, पूरा टाइट किया, उससे इतना टाइट हो जाता है कि सारा कुछ रुक जाता है। तो वो हम लास्ट रिसोर्ट करते हैं कि शायद जब हमको लगता है कि हम नॉर्मल बैंडेज से हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकने वाली है और हमारे पास 4 से 5 मिनट ही बचे हैं, अगर इसमें ज्यादा में हमने नहीं रुका तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, तो तब हम यूज कर सकते हैं। इसलिए एक कभी नॉर्मल में नहीं बांधी। देखिए मेरे इसमें है, एक पिक्चर में बताया कि हम स्टिक यूज करते हैं, स्टिक अंदर डालते हैं और उसको पूरा घुमाते हैं। एक बार बांध दी गया तो उसको दोबारा लूज नहीं करनी है, वो डॉक्टर ही करेगा जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। और ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बैंडेज सबसे लास्ट रिसोर्ट है और ये तभी बांधी जाती है जब देयर इज ए क्रश इंजरी। क्रश इंजरी मींस कोई गाड़ी या किसी के नीचे पूरी हड्डी सारी टूट गई है, अब वो पार्ट नहीं जुड़ सकता, तब ये बैंडेज बांधी जाती है। नॉर्मली पहले ये यूज की जाती थी आर्मी वाले पीपल्स के, जिनको बुलेट इंजरीज होती थी, जिनका ब्लीडिंग बहुत होता था, तब वो पार्ट उनके पास एक बैंडेज स्ट्रिप्स होती हैं जो आर्मी पीपल बॉर्डर्स पे यूज करते हैं। हेड इंजुरी, ठीक है, हेड इंजुरीज आज के टाइम पे बहुत कॉमन है और सबसे ज्यादा डेथ्स हमारी हेड इंजरी की वजह से होती हैं। हमारे बाइक इंजुरीज हो या कार इंजुरीज हो तो हमारा सिर सबसे पहले बचता है। अगर हमारे नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है और वोमिटिंग आ रही है,
तो हमेशा समझिए कि वो सीवियर इंजरी है। उसे जितनी जल्दी सिर स्टेबलाइज कीजिए, या गोद में रखिए या पकड़ के या स्टेबलाइज करके जितनी जल्दी हो जाए उसे हॉस्पिटल ले जाइए। अगर वो बेहोश है तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखिए, अगर होश में है तो उसको सपोर्ट करके पूरा रखिए, उससे बात करते रहिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिर की चोट लगती है, धमक लगती है, जोर से लगती है, पर हम उसको पेशेंट होश में है और बात कर रहा है नॉर्मली, अगर आपको उस टाइम लगता है कि ये सिर थोड़े जोर से बजा हुआ है पर पेशेंट ठीक है, तो उसको आप 12 घंटे अपनी या 24 घंटे अपनी निगरानी में रखें। इन 4-12 घंटे में अगर वो बेहोश होता है या होश में आता है, वन, या हमारी आंख की प्यूपल जो है वो डायलेट, जैसे देखने में हम टॉर्च मारते हैं आंख में, वो हम ब्लिंक करते हैं, वो नहीं कर रहा है, या वो सेंस में बात नहीं कर रहा है, या वो चल रहा है तो वो नॉर्मल ठीक तरह से नहीं चल रहा है, जिसको हम ड्रंकन वॉक बोलते हैं। अगर इन चीजों में से भी आपको जरा भी एक चीज लगती है, प्लीज शिफ्ट टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, कभी भी डिले मत कीजिए। कई बार ऐसे हुआ, किसी के सिर को चोट लगी है, उसने बोला मैं ठीक हूं, वो रात को सो गया और सुबह उठा नहीं। इसलिए यह हमेशा ध्यान में रखिए कि सिर की चोट को है तो हमेशा यह लॉस ऑफ बैलेंस, वीकनेस, चलने में, पीपल स्पीच और बोला, ये सारी चीजें हमेशा दिमाग में रखे। उसको सिर से बैंडेज से कवर करके आप जितनी जल्दी उसको हॉस्पिटल में ले जाइए, सिर स्टेबलाइज कीजिए। मैं आपको पिक्चर बता देता हूँ कि कौन से बैंडेज उसको सिर को बांधने के लिए दिखा देते, मैं अभी पिक्चर्स दिखा दूंगा आपके सामने। ऐसे पिक्चर्स भी आ जाएंगी जो हेड इंजरीज वाले आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब बता रहे हैं कि बैकबोन इंजरीज, स्पाइन इंजरीज जैसे बोलते हैं, और काफी लोगों की हमारी बैकबोन इंजरीज होती हैं और हमें पता नहीं होता कि हमने कैसे उठाना है। हम कंधे से और बाजू से या टांगों से पकड़ते हैं और हमारी जो फ्रैक्चर छोटा सा होता है और हमारी ही छोटी सी गलती की वजह से वो फ्रैक्चर बढ़ जाता है, या तो वो बंदा सारी उम्र के लिए पैरालिसिस हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, अगर 20% या 30% भी आपको चांसेस लगता है कि ये एक्सीडेंट हुआ है तो इसकी कमर की चोट है, तो कभी मत उसको सिंपल तरीके से उठाइए। नाउ क्वेश्चन इज कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये बैकबोन इंजरी। देखिए, अगर पेशेंट की बैकबोन इंजरी है, वो बेहोश है, तो आप उसको रिकवरी पोजीशन में रख सकते हो। हाँ, आज की लेटेस्ट गाइडलाइन में अगर सीवियर बैक इंजरी है, अभी 2020 की जो गाइडलाइन आई है उसमें सीवियर बैक इंजरी है, तो आप उसको गर्दन को, नेक को, उसको रिकवरी पोजीशन में नहीं रखना है, ठीक है। तो दिस इज गाइडलाइन। फर्स्ट थिंग, अगर पेशेंट होश में है तो वो बोलेगा मेरे नीचे वाले हिस्से में जान नहीं है, या नीचे कमर के दर्द है, कमर से नीचे मेरे हिस्से में जान नहीं है, या बोलेगा मेरे नीचे वाले हिस्से में टिंगलिंग सेंसेशन है, चींटी जैसी चल रही है, या आपने देखा है कि आपका एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि इसकी कमर की चोट लग सकती है, तो आप उसको 2 बंदे नहीं उठाइए और नॉर्मल स्ट्रेचर नहीं यूज कीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक बार ट्रेनिंग दे रहा था और जो हम सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे, मेरी ही कोऑर्डिनेटर जो मुझे ट्रेनिंग के लिए ली, वही 15 फुट से नीचे गिर गई थी, और जब तक मैं उसको चलाता तब तक लोगों ने उसको उठा दिया था, और मुझे पता था उसकी गर्दन की चोट को सिर के बाहर गिरी है। मैंने सिर्फ उसका क्या किया कि उसके नेक और उसकी हेड को, एक वॉलंटियर को बोला कि इसको पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं है, चाहे कैसे भी हो जाए। गाड़ी में रखा। हॉस्पिटल पहुंचने में मैंने डॉक्टर को बोला इसको तभी बाहर निकालिए जब आप इसका नेक लगा देंगे। उन्होंने नेक लगाया, प्रॉपर वे से जैसे उठाते हमने बाहर ले गए, किया। उसका जब एमआरआई किया तो उसके नेक में फ्रैक्चर किया। अगर उस टाइम छोटी सी गलती मेरे से होती या मैं नेक नहीं लगाता, उसका नेक नहीं सपोर्ट करता, शायद वो पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। ये चीजें हमारी 33 पीसेस होते हैं, हमारे जो स्पाइन्स होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कॉर्डेट्स होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, सर्वाइकल, ये सारे नाम होते हैं, आपको नॉलेज के लिए नहीं है। अगर ये नेक्स के ऊपर जहां रेड लाइन मारी है, अगर यहां से ऊपर उसको फ्रैक्चर होता है तो हमारी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। अगर इससे नीचे हमारा फ्रैक्चर होता है या हमारे स्पाइन डिस्प्लेस होता है तो हमारे नीचे वाले हिस्से में जान नहीं जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसको उठाओगे कैसे। देखिए, हमारा स्पाइन होता है, ये जब हमने उठाना है तो हमने एटलीस्ट 5 बंदे चाहिए। हमारा सिर से लेके घुटनों तक हमें उस कैजुअलिटी को वुड लॉज की तरह उठाना, लकड़ की पीस की तरह, एक लकड़ की पीस के स्ट्रेट उठाना है।
और जो स्ट्रेचर यूज करना है वो हार्ड स्ट्रेचर, कार्डबोर्ड होना चाहिए, जो स्कूल में बोर्ड्स होते हैं, या हार्ड स्ट्रेचर होना चाहिए। कभी भी ब्लैंकेट वाला या दूसरा सॉफ्ट वाला स्ट्रेचर पे मत उठाओ, आपकी छोटी सी गलती की वजह से उसकी कंडीशन डेटोरेट हो जाती है। क्योंकि हम तो आमतौर हॉस्पिटल्स में देखते हैं बैकबोन इंजरी जो गिरा हुआ बंदा वो इतनी नहीं हुई है, पर जो लोग उसको उठा के लाए हैं उसकी वजह से उसकी बैकबोन इंजरी बढ़ गई है। नेक की हो, या आपने देखा होगा लोग कैसे उठाते हैं, दोनों बाजू से पकड़ते हैं, दो टांगों से पकड़ते हैं, उठा के गाड़ी के अंदर डालते हैं। पर उससे क्या होता है कि नेक में अगर थोड़ी सी इंजरी है और उनकी वजह से उसकी इंजरी बढ़ जाती है, या कमर में चोट है उनकी वजह से उसकी चोट बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि ये बैकबोन वाली इंजरी है तो मेहरबानी करके आप उसे 5 बंदे या 6 बंदे के कम मत उठाइए। या और अगर उठाना आ गया, अगर आजकल स्ट्रेचर्स आते हैं जो हम बॉडी को 5 बंदे एक साइड में रोटेट कीजिए, उसकी बॉडी के नीचे डाल दीजिए, या उठाइए और 5 बंदे जो नेक, हेड, ब्लैक, उसकी कमर, पेट और उसके को सपोर्ट कर पाए। सो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस। और हमेशा मैं आपको आगे पिक्चर बताऊंगा कि हम इसको कैसे नेक को स्टेबलाइज करेंगे, मैं आपको उसमें पिक्चर में बता दूंगा। टॉपिक आता है कि हमारा फ्रैक्चर का, हड्डी टूटने का। हमारे पास 2 टाइप के फ्रैक्चर्स आते हैं। मेडिकली तो हम वी डिपार्ट इनटू मेनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स, बट अब एज ए फर्स्ट एडर हम आपको सिंपल 2 फ्रैक्चर्स को बताते हैं, सिंपल फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर मींस जो फ्रैक्चर हुआ, हड्डी वहीं पे क्रैक हो गई है। ओपन फ्रैक्चर जहां हड्डी टूट के बाहर आ गई है। तो फ्रैक्चर 3 टाइप से होंगे। एक डायरेक्ट फ्रैक्चर जहां पे हमने मारा वहीं टूटा, एक इनडायरेक्ट फ्रैक्चर कई वजह बंदा गिरा और कोई दूसरा पार्ट टूट गया, और एक मस्कुलर एक्शन जो हमने मसल घुमाया, कुछ घुमाया, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया। अब देखिए ये पाँव नजर आ रहा सबको मैम? नजर आ रहा है? हाँ, देखिए इस पाँव में, लेफ्ट पाँव में है तो उसमें स्वेलिंग हुई है। दैट मींस फ्रैक्चर का पहला साइन जो है कि हमारा स्लाइड चेंज हुआ मैम, यू कैन सी द स्लाइड। यस सर। तो जब फ्रैक्चर होगा तो हमारे 3 चीज होंगी। पेन, उस साइड पे पेन होगा, बहुत दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगा, लॉस ऑफ मूवमेंट। लॉस ऑफ मूवमेंट मींस जब भी आप मूवमेंट करोगे तो ऊपर वाला नीचे वाला जॉइंट पेनफुल होगा, कभी कभी डिफॉर्मिटी होगी, और कभी कभी आपका पेशेंट को इतना फ्रैक्चर होगा कि शॉक में चला जाए। तो उसे इमोबिलाइजेशन की मैं आपको पिक्चर बताता हूँ। हमें फ्रैक्चर का फर्स्ट एड का एक चीज याद रखना, हम क्या करते हैं, स्प्लिंट्स बांध देते हैं। जहां पे फ्रैक्चर हुआ तो हम लकड़ का पीस, कार्डबोर्ड, पट्टी, डंडा जो भी बांध देते हैं, सेंटर में नहीं बांधना है। हमारे जॉइंट्स, अगर बाजू टूटी है तो ऊपर वाला जॉइंट नीचे वाले जॉइंट को इमोबिलाइज करना है। अगर शोल्डर टूटा है तो नीचे वाले जॉइंट ऊपर वाले जॉइंट को स्टेबलाइज करना है। अगर हमारा फ्यूमर टूटा टांग का फ्रैक्चर है तो हमारी पूरी बॉडी और दोनों टांगों को इमोबिलाइज करना है। देखिए, और दूसरी बात, ओपन फ्रैक्चर में हड्डी टूटी है, खून हो रहा, हमारी यहाँ पे पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमारा ब्लीडिंग रोकना है। फर्स्ट प्रायोरिटी कम्स ब्लीडिंग रोकना है। सेकंड प्रायोरिटी कम्स हमने इससे क्या स्टेबलाइज करना है। कभी हड्डी को अलाइनमेंट को लाने की कोशिश मत कीजिए, आप डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर का काम है। आपका काम है इसको खून रोकना, और जितनी जल्दी हो जाए आप इसको हॉस्पिटल ले जाइए। देखिए बाजू फ्रैक्चर है तो हमने इसको सपोर्ट किया हुआ है और नेक से सपोर्ट किया होगा, ऐसे एटलीस्ट हॉस्पिटल तक नहीं है। स्वेलिंग पे आप कहीं उसको आइस लगा सकते हैं, उससे फर्क पड़ सकता है। देखिए ये स्प्लिंट हमने मॉडिफाइड स्प्लिंट किया है, इसको हमने दोनों जॉइंट्स को स्टेबलाइज किया है। लकड़ का पीस लगाया, उसको बांधा हुआ। यहाँ एक लोकल है, उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने लकड़ के पीस लगाए हुए हैं। देखिए हेड इंजरी में, बाजू फ्रैक्चर में हम ये लगा सकते हैं, और हेड इंजरी में जो हेड इंजरी या जॉ इंजरी या कुछ भी, हमको इसको ये बैंडेज बांध सकते हैं। हेड इंजरी में एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैंडेज बांधते हैं, मैंने ब्रीडिंग में बोला था कि आप प्रेशर लगाना पड़ता है। हेड के ऊपर अगर कोई भी बैंडेज रखते हैं तो प्रेशर लगाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कहीं हड्डी तो नहीं टूटी है। आपके छोटे से प्रेशर लगाने की वजह से वो हड्डी नीचे दब सकती है और उसकी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। राइट, देखिए यहाँ पे नी फ्रैक्चर हुआ है तो इन्होंने क्या किया है, दोनों साइड से पट्टी लगाई हुई है, गांठ मारी हुई है, पर जहां फ्रैक्चर साइट है उसको वैसे ही रखा हुआ है और उसके ऊपर गांठ नहीं मारी हुई, दोनों साइड से बाकी सपोर्ट किया। कभी कभी हम दूसरी टांग का भी सपोर्ट
ले सकते हैं। जैसे नीचे वाली टांग में फ्रैक्चर हुआ है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो डंडा बांध दिया पूरा, पर जहां फ्रैक्चर हुआ उस साइड को छोड़ दिया है। हमारे पास कार्डबोर्ड है, स्प्लिंट ऐसे अवेलेबल होते हैं जहां पे हमने बाजू को, मेक श्योर आप जब भी स्प्लिंट्स बांधें तो आपका जॉइंट्स ऊपर वाला और नीचे वाला इमोबिलाइज होना चाहिए। अगर आप जॉइंट्स को नहीं लेते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है स्प्लिंट्स बांधने का। देखिए ये बेल्ट बांधी हुई है, इन्होंने दोनों टांग, इनके पास लकड़ का पीस या फट्टा या डंडा उस टाइम नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया कि घुटने के बीच में पैडिंग डाल दी है और बेल्ट के साथ इन्होंने दोनों टांगे बांधी है। एटलीस्ट ये जहां फ्रैक्चर साइट है वहां पे इन्होंने बैंडेज या गांठ नहीं मारी है, ये हमेशा याद रखिएगा। जहां फ्रैक्चर साइट है वहां पे इन्होंने गांठ नहीं मारी, उसके ऊपर या उसके नीचे मारी, क्योंकि वहां मारने से पेनफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ फ्रैक्चर दो साइड्स है, इन्होंने पूरी फट्टी ऊपर से लेकर नीचे तक बांधी हुई है, पूरा बॉडी भी बांधी हुई है, टांग भी बांधी हुई है, दूसरी टांग भी बांधी हुई है, और दोनों टांगों के बीच में घुटने और जो एड़ी है उसके बीच में पैडिंग डाल देते हैं, सो दैट जब वो जुड़ेंगे तो वो पेनफुल नहीं होगा। इसको स्टेबलाइज करने के, जैसे ये काफी दूर तक हॉस्पिटल जाना है तो पेशेंट को पेन भी नहीं होगा और स्टेबलाइज रहेगा, और फ्रैक्चर का अगर ज्यादा बड़ा है तो वो और एग्रीवेट नहीं हो जाएगा। ये बाजू में टूटी हुई है, तो इसको क्या किया कि इनको सीधी फट्टी लगा दी, फट्टी नहीं तो डंडा लगा दिया, सीधा बांध दिया, एटलीस्ट हॉस्पिटल तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ये एल्बो का है, नी का है। अब एल्बो में अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको उसी पोजीशन में रखना जिस पोजीशन में है, क्योंकि एल्बो को हम हिला नहीं सकते, बहुत पेनफुल होता है। तो इन्होंने क्या किया, उसको सीधा रखा और ऊपर से फट्टी, नीचे से फट्टी बांध दी यहाँ पे, और हॉस्पिटल तक वो ठीक रहा। सेकंड वाली जो फिटर है, ये हम हेड और नेक को कैसे सपोर्ट करते हैं स्ट्रेचर पे। देखिए इन्होंने इसमें ब्लैंकेट यूज किए हैं। सर स्लाइड्स आगे नहीं जा रहे, आई थिंक कि हम लोग अभी 82 नंबर स्लाइड्स देख रहे हैं। एक मिनट। यस सर। हाँ 82 पे आप रुके थे, यहां से ऊपर नहीं गए आप? अब आ रहे हैं? यस सर। अब आ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है। ये फ्रैक्चर वाला स्लाइड है, आप अभी बोल रहे थे तो आगे चला गया था। ये वाला स्लाइड है जैसे आपने बाजू को कैसे सपोर्ट किया है कपड़ा बांध के, ठीक है। देखिए ये वाला स्लाइड है, हम स्प्लिंट्स, अब आ रहे हैं? अब स्लाइड आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। देखिए यस सर। ये स्प्लिंट यूज किया हमको, लकड़ का पीस है, मगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ऊपर वाला जॉइंट और नीचे वाला जॉइंट को स्टेबलाइज किया हुआ है। अगर हम जॉइंट्स को स्टेबलाइज नहीं करते तो शायद कोई फन नहीं है हमें उसको स्टेबलाइज करने के लिए। देखिए ये बाजू को हमने ऐसे सपोर्ट किया, स्प्लिंट जिसे ट्रायंगुलर बैंडेज से कर सकते हैं, या कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कपड़ा नहीं है तो शर्ट के अंदर बाजू डाल सकते हैं या जैकेट के अंदर बाजू डाल सकते हैं। ये हेड इंजरी या जॉ इंजरी के लिए हम बांध सकते हैं। जॉ इंजरी हुआ तो हम जॉ को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये नी वाली इंजरी है, नी में इंजरी में दोनों साइड इन्होंने इंजरी को फट्टी लगाई हुई है, और सिर्फ नी साइड पे इन्होंने गांठ नहीं लगाई है, बाकी दोनों साइड से इन्होंने गांठ लगा के रखी हुई है। ये टांग की टूटी हुई है तो इन्होंने क्या किया, डंडा एक साइड से लगाया हुआ है, फ्रैक्चर साइड को छोड़ा हुआ है, और इसको पूरी नीचे वाले, ऊपर वाला जॉइंट और नीचे वाले जॉइंट को स्टेबलाइज किया हुआ, ठीक है। नीचे वाले पिक्चर में देखा कि बाजू को और पाँव को कैसे स्टेबलाइज किया। ये आजकल रेडीमेड स्प्लिंट्स कभी कभी आते हैं, हम गत्ते का बना सकते हैं, कार्डबोर्ड का बना सकते हैं, लकड़ का पीस, फट्टी है, जो भी अम्ब्रेला है उसका भी हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने बेल्ट यूज किया, कपड़ा यूज किया, शूज यूज किया, हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसमें क्या है कि बेल्ट भी यूज किया, कपड़ा भी यूज किया, पर फ्रैक्चर साइड में गांठ नहीं बांधी है, इसको स्टेबलाइज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्चर है, फ्यूमर फ्रैक्चर है, तो इन्होंने क्या किया, फट्टी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक लगाई हुई है, फ्रैक्चर साइड को छोड़ के। फ्रैक्चर साइड पे इन्होंने टच नहीं, क्योंकि वहां पे अगर गांठ मारेंगे तो बहुत पेनफुल। इन्होंने दूसरी टांग का सपोर्ट लिया, शूज दो भी बांधे हुए हैं, और इस टांग पे पर नीज के और एंकल की जगह इन्होंने कपड़ा डाल दिया कि वो जो जुड़ते हैं तो वो पेनफुल ना हो। देखिए ये एल्बो फ्रैक्चर क्या है, एल्बो फ्रैक्चर में इन्होंने बाजू बेंड तो हो नहीं सकती, तो इन्होंने स्ट्रेट जिस पोजीशन में बाजू थी उसी पोजीशन में बाजू को बांध दिया। ये वाला सपोर्ट नेक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम हेड इंजरी या नेक इंजरी होती है तो अगर हम उस समय नेक को नहीं सपोर्ट करेंगे तो शायद हमारी छोटी सी गलती की वजह से उसकी लाइफ पैरालिसिस हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ब्लैंकेट को यूज किया है, हम सैंड बैंकेजेस यूज कर सकते हैं, हम पिल्लोज यूज कर सकते हैं,
हम लेडीज पर्स यूज कर सकते हैं। कई बार हमके पास कुछ नहीं होता तो हम शूज को कपड़ा लपेट के आसपास रख सकते हैं, कभी ईंट रख सकते हैं, पर हम कुछ भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने दोनों साइड से इसको सपोर्ट देना है कि नेक की मूवमेंट ना हो, और हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी नेक मूवमेंट ना हो, कि उसकी जो फ्रैक्चर है या कुछ हो वो एग्रीवेट ना हो और उसकी जान बच जाए, नहीं तो हमारी छोटी सी गलती की वजह से वो सारी उम्र तक पैरालिसिस हो जाए। ये कुछ पोजीशंस हैं जो हम लिफ्ट पोजीशन करते हैं। हम आर्म कैरियर पोजीशन, जो एक बंदा उठा सकता है, ये फायरमैन्स लिफ्ट पोजीशन बोलते हैं। इससे हम जब उठाते हैं तो एक बंदा हाथ फ्री रहता है, सो दैट हम को सीढ़ी चढ़ना है, बस पकड़ना है, गाड़ी पकड़ना है, तो ये बंदा काफी देर चल सकता है। इसे हम 3-वे सीट बोलते हैं। अगर इसकी टांग फ्रैक्चर है तो 3 हाथ की सीट बनाते हैं, जो हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं, और एक बंदे पे टांग सपोर्ट करके, हमारे पास अगर स्प्लिंट नहीं है तो हम इसे उठा के ले जा सकते हैं। नॉर्मली आजकल हम ये सिखाते कम है, ये पीछे से उठा के कैसे चल सकते हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको ऐसे उठाना पड़ सकता है, दिस इज द सेफेस्ट वे टू पिकअप करने के लिए। और ये पोजीशन उठाने मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी हो सकती है, और हमारे पास अगर स्ट्रेचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और एक बंदा कमजोर और एक बंदा हैवी है, तो उसमें क्या रहेगा कि एक बंदा जो वीक वाला है वो आगे की तरफ रहेगा, और जो हैवी वाला बंदा है वो पीछे की तरफ रहेगा, सो वेट पीछे की तरफ रहेगा। इसमें काफी देर तक चल सकते हैं अगर हमारे पास स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है। ये 4-वे ये स्ट्रिप्स है कि आप दोनों बंदे से आर्मैन, इसको बोलते हैं 2 हैंड सीट कैरियर, एक पीछे कंधे पे रख के सट के बंदा काफी देर सीढ़ी चढ़ानी है, या हमें टॉप पे कहीं जाना है, या नहीं बंदा नहीं चल सकता, तो इसको आराम से उठा के ले जा सकते हैं। सर, मुझे लगता है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू और इवैक्यूएशन मेथड है, ये हम लोग को नेक्स्ट सेशन में करना है। तो मुझे इसका तो थोड़ा सा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दे रहा हूँ। तो फर्स्ट एड पे आई थिंक आपने काफी डिटेल में कवर किया है। मैं थोड़ा ब्लीडिंग बर्न्स का रह गया है। हाँ जी, तो सर्च एंड रेस्क्यू छोड़ के हम लोग बर्न वाले फर्स्ट एड पे जाते हैं कि हाउ टू डू दैट। जी ठीक है, ये एक्चुअली फर्स्ट एड में थोड़ा सा सर्च एंड रेस्क्यू टच करता है, मैं आदत हो गई है इसको बोलने की। ठीक है, ओके, बर्न्स का हम ले लेते हैं। बर्न्स का वे हम डिवाइड करते हैं कि 3 टाइप पे डिवाइड करते हैं। डिग्री 1 हमारा स्किन रेडनेस कवर हो जाता है, राइट, स्किन हमारा रेड कलर का रेड हो जाता है। सेकंड, डिग्री 2 ऊपर वाला स्किन उड़ जाता है या छाले पड़ जाते हैं। और डिग्री 3 होता है जिसमें हमारा पूरा स्किन और मसल तक जल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री 1 और डिग्री 2 तक हमारा फर्स्ट एड क्या है। नॉर्मली तो हर जगह हर स्टेट में अपना अपना एक देसी इलाज है, पर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो क्लीन रनिंग वाटर है। क्लीन साफ ठंडा रनिंग वाटर सबसे बेस्ट माना जाता है कि वो उससे डिग्री 1 और डिग्री 2 में हमारा प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उस टाइम जब जलता है तो बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, जो हमारी इसमें बहुत पेनफुल होता है, पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता। तो हम जो पानी यूज करते हैं उससे बर्निंग सेंसेशन कम करने के लिए होता है। आप वो रनिंग पानी के नीचे रख दीजिए, काफी देर दीजिए, नहीं है तो आप जग से डालिए, और आप उसके बाद अगर आपको हॉस्पिटल ले जाना है तो आप गीला कपड़ा करके, कॉटन का गीला कपड़ा रख के उस बर्न्स के ऊपर रख सकते हो, सो दैट कि वो बर्निंग सेशन का जो असर है वो कम रहे और जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए। कवर, कूल एंड ट्रांसपोर्ट, दीज आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बर्न्स के लिए हो जाता है, राइट। तो बट डिग्री 3 के लिए हमको पानी की जरूरत नहीं है, उसमें पानी फेंकने का कोई फायदा नहीं होता। उसमें क्लीन कॉटन क्लॉथ से कवर कीजिए और जितनी जल्दी हो जाए हॉस्पिटल ले जाइए। अगर हॉस्पिटल दूर है और पेशेंट पानी मांगने को मांग रहा है तो प्लीज उसको ORS दीजिए अगर वो पीने की कंडीशन में है। अगर वो बेहोश हो जाता है तो रिकवरी पोजीशन में रख दीजिए, अगर वो उसकी सांस चली जाती है तो CPR स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बर्न में पानी फेंकने से उसकी और प्रॉब्लम हो जाएगी और टाइम वेस्ट होगा, और जितनी जल्दी हो जाए हॉस्पिटल। जिस कपड़े से आप कवर करेंगे मेक श्योर वो कॉटन का कपड़ा हो, वो जो चिपके ना, अगर चिपक जाता है तो वो सारा स्किन को और डैमेज कर देगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। मैम, हाउ मच टाइम आई हैव नाउ लेफ्ट? सर, ऐसा है कि आप और 5-7 मिनट ले सकते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, और मुझे लगता है जो पोर्शन रह जाएगा, सो वी विल प्लान 1 मोर सेशन विथ यू अपार्ट फ्रॉम सर्च एंड रेस्क्यू।
क्योंकि ये सब जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैम। तो अगर अभी कंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग एक और सेपरेट सेशन एक और फर्स्ट एड के लिए प्लान कर लेंगे सर, 1 मैं घंटे लेता हूँ का। मैम, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्नेक बाइट का ले लेता हूँ। हाँ, स्नेक और बाइट, डिटेल भी अगर लेना चाहें तो एक सेशन और प्लान कर सकते हैं, ठीक है मैम। आप जैसा सजेस्ट करें। ठीक है मैम, पहले मैं आज के लिए कर लेता हूँ, देन वी कैन डिस्कस हाँ इट। हाँ ठीक है। जी। स्नेक बाइट में, स्नेक बाइट जो हम आजकल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्नेक बाइट के केसेस काफी बढ़ते हैं, काफी करते हैं। तो एज ए फर्स्ट एडर नॉर्मली स्नेक बाइट जो हम यूज करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए आजकल? सबसे पहली बात है कि आपको पता होगा कि स्नेक बाइट की वजह से लोग कम मरते हैं, पर हार्ट अटैक की वजह से ज्यादा मर जाते हैं, क्योंकि जब स्नेक बाइट करता है तो लोग इतने डर जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है। सो एज ए फर्स्ट एडर सबसे पहला आपका काम है कि आपको उनको रीएश्योर करने का, भाई ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आप आराम से बैठिए और हॉस्पिटल पहुंच जाइए, आप ठीक हो जाओ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ये पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। देखिए मैंने जो पिक्चर लगाई हुई है, अगर हो आप देख रहे हैं, इसमें पॉइजनस स्नेक के 2 बड़े से टीथ्स हैं और नॉन पॉइजनस के वो छोटे छोटे टीथ्स होते हैं। जो पॉइजनस स्नेक है वो 2 चबा के और टर्न करता है जो पॉइजन निकालने के लिए। ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। सेकंड, यू हैव टू, आपको पेशेंट को तसल्ली देनी है, भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है। थर्ड थिंग, आप पेशेंट को आराम लिटाइए मत, उसको बैठा के रखिए जिस विच एवर द वे कंडीशन वो बैठना चाहता है। ठीक है। जहां पे बाइट है, पहले जो हम सिखाते थे कि उसी जगह पे बहुत टाइट बैंडेज बांध दीजिए, पर अभी की गाइडलाइन में वो बना गया कि बोला गया, कई बार क्या होता था कि वो पॉइजन नॉन पॉइजन स्नेक होता था, पर जब तक हॉस्पिटल पहुंचता था हमें वो पार्ट काटना पड़ता था, कितना टाइट बैंडेज बांधी। सो दैट इज आउटडेटेड। तो अभी क्या सिखाया गया है कि वो बैंडेज कपड़ा बांधना, जहां से अगर हाथ में, अगर हाथ से लेके शोल्डर तक कपड़ा बांधना है, टाइट बांधना, पर उतना टाइट नहीं कि सारी सर्कुलेशन रुक जाए। अगर पाँव पे काटा हुआ है तो पाँव से लेके हमारे हिप तक टाइट कपड़ा बांधना, पर इतना टाइट नहीं कि जहाँ हमारी सर्कुलेशन रुक जाए। सेकंड है, उसको एलिवेशन नहीं देनी है, लेट इट बी स्ट्रेट जैसा भी है। अगर बैठा हो तो बैठी पोजीशन में रखिए, टांग नीचे और बाजू नीचे के दिशा में रखिए, उसको ऊपर एलिवेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको वॉश कीजिए वाटर से। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो यू कैन स्टॉप द ब्लीडिंग, अदरवाइज थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको वॉश कीजिए पानी से अच्छी तरह। कभी भी कोई सलमान खान और आमिर खान बनने की कोशिश मत कीजिए, शक करने से आपकी जान को खतरा है और कोई पॉइजन उससे बाहर इमीडिएटली नहीं निकलती, वो ऊपर चली जाती है। थर्ड थिंग, कोई कट देने का, जैसे ये मिथ होता था कि हम ब्लेड से कट देने में पॉइजन निकल जाती है, आपको नहीं पता है कहाँ पे कट का, वहां पे नीचे ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी वेसल है, हमारी नर्व है, आपने ब्लेड से कट किया, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, या हमने कोई इंपॉर्टेंट पार्ट काट दिया, सो कट देना भी एडवाइजेबल नहीं है। आप उसको कंफर्टेबल बिठाइए, रीएश्योर कीजिए और जितनी जल्दी हो जाए हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। और अगर वो रास्ते में अनकॉन्शियस हो जाता है तो पुट हिम इन रिकवरी पोजीशन। अगर वो उसकी सांस रुक जाती है तो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट बाय द टाइम ही रीचेस हॉस्पिटल वो ब्रेन डेड नहीं है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी, सबसे वर्ल्ड का सबसे डेंजरस स्नेक तो ब्लैक मामा है और हमारे इंडिया में कोबरा कोबरा आ जाता है। थैंक यू। और अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो भी क्वेश्चन हो गए तो यू कैन यूज इट। अभी हम 5-10 मिनट ले सकते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है मैम? जी सर। सो आप जो ऑडियंस है, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनको अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी ने लिखा है कि इनके मतलब पैर पे 2 किलो वेट का कोई कुछ गिरा और फिर फ्रैक्चर के सारे सिम्टम्स थे पर फ्रैक्चर हुआ नहीं, तो क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि कुछ इंटरनल इंजरी रहे, या फिर उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? यस, देखिए इतना पार्ट अगर पाँव के ऊपर नहीं गिरा और आपका फ्रैक्चर नहीं है तो यू आर लकी एनफ कि आपका फ्रैक्चर नहीं है। ठीक है। पर गिरने की वजह से आपके मसल्स हैं, आपका लिगामेंट है, लिगामेंट इंजरी हो सकती है, मसल ट्रामा हो सकता है, हेमोटोमा हो सकता है जो ब्लूइश करलेशन हो जाएगी, और स्वेलिंग भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो जाएगी आपकी। डेफिनेटली फ्रैक्चर नहीं है, तभी अगर आपका लिगामेंट इंजरी है या मसल इंजरी है तो आपकी स्वेलिंग तो हो जाएगी। अगर 2 किलो वेट करने के बाद भी आपका फ्रैक्चर नहीं होता तो आई कैन से यू आर लकी एनफ कि आपका फ्रैक्चर नहीं हुआ।
तो बट वो सिम्टम्स हैं, आपको वही, आप अगर स्वेलिंग आती है और आपको हेमाटोमा होता है, ब्लू स्कारलेशन होता है, तो आप उसको फ्रैक्चर देख के चलिए और आपको उस वैसे ही इमोबिलाइज करके उसको जितनी जल्दी हो जाए हॉस्पिटल ले जाइए। एक क्वेश्चन है सर, लाइक व्हेन पीपल फेंट दे आल्सो गेट कोल्ड एंड स्वेट, सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम लेस ब्लड पीपल? सिंपल है, जैसे जब हमारे ब्रेन पे ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन वाला ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, तो दीज आर द सिम्टम्स होते हैं। उस टाइम भी हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे ब्रेन पे नहीं जाता है, और जब अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तो उस टाइम भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे इसकी तरफ नहीं जाता है, तो हमारी अनकॉन्शियस हो जाता है, कोल्ड स्वेटिंग हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि बर्न पे हम लोग को कॉटन के पैड से बैंडेज करना चाहिए, तो कॉटन शायद चिपक जाएगा बर्न पार्ट में। मैंने ये बोला, अगर आपने गौर से सुना होगा, मैंने बोला डिग्री 1 डिग्री 2 में आपको कॉटन गीला कपड़ा रखना है, कॉटन चिपकता नहीं है, कॉटन का गीला कपड़ा रखना है। डिग्री 3 में आपको पानी नहीं रखना है, आपको कपड़ा वैसा रखना है जैसे कॉटन का कोई कपड़ा जो उससे चिपके ना। आमतौर क्या होता है कि हम कोई बैंडेज यूज कर लेते हैं, ऐसी बैंडेज यूज करते हैं जिससे चिपक जाता है। हमने बैंडेज नहीं बांधनी है, हमें उसे सिर्फ कवर करना है। कवर इसलिए करना है कि रास्ते में डस्ट या कुछ ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। बाद में बर्न वाला केस की जो डेथ होती है वो इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से होती है, नॉट ऑफ द बर्न की वजह से होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट एड रिलेटेड जो टिप्स सर ने बताए हैं वो काफी माइन्यूट हैं, और हमें ये समझने की जरूरत है कि डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 क्या है। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट एड अगर आप सही से नहीं समझे और वो बाय चांस परफॉर्म करे तो कई बार लास्ट एड भी बन सकता है। तो इसी को सोच करके हमने कहा कि एक बार आपका थ्योरेटिकल लेंगे और फिर प्रैक्टिकली आके आपको हम लोग बताएंगे, हर एक चीज आप खुद करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो आप बेटर लर्न करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन है सर, जब नोज से ब्लीडिंग होगी तब नोज को बंद 10 मिनट या फिर 10 सेकेंड के लिए बंद करें। दैट्स व्हाट मैं बोल रही हूँ। 10 सेकंड से कुछ नहीं होने वाला मैम। 10 मिनट्स तक 5 to 10 मिनट्स के बीच में हमको नोजल करना है और पेशेंट को बोलना है कि मुंह से सांस ले, तभी वो ब्लीडिंग बंद होगी। 10 सेकंड से ब्लीडिंग नहीं बंद होगी। जी जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके ही पूछ सकते हैं। रश्मि मैडम, अगर आप ऑनलाइन है तो आई थिंक आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करें। रश्मि मैम, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ मैम कि जो हम अभी 2 दिन की ट्रेनिंग करते हैं फर्स्ट एड में, दैट इज नॉट क्लासरूम ट्रेनिंग है। उसमें हम पूरा 2 दिन का सिनेरियो बेस्ड है। करेक्ट। इसलिए न्यू मेथोडोलॉजी फर्स्ट एड बोलते हैं हमें से कि पार्टिसिपेंट को हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आपके कैसे एक्सीडेंटल साइट हो सकते हैं और कैसे आप उठा के गाड़ी के अंदर डाल सकते हैं। दीज आर द न्यू गाइडलाइन जो फर्स्ट एड हम फॉलो कर रहे हैं अभी। इसको हम बोलते हैं न्यू मेथोडोलॉजी फर्स्ट एड। तो नकुल सर, फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करें। आई थिंक कोई क्वेश्चंस है नहीं अब। और बिल्कुल आप क्लोज करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट सेशन जो है वो हम लोग संडे को करेंगे 2 से 4 बजे, और हमारे साथ डॉक्टर बाली फिर रहेंगे जो डिटेल्ड बताएंगे सर्च एंड रेस्क्यू पे, और मैं एक सेशन लूंगी स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल हजार्ड पे, जो जहाँ पे मैंने क्लास छोड़ा था। तो आई थिंक अभी कोई क्वेरीज नहीं है किसी के पास से, तो थैंक यू डॉक्टर बाली, आपने समय दिया और काफी अच्छा। हाँ जी, कोई क्वेरी है जी? मैम क्वेरी नहीं है, बट एक चीज पूछनी थी मैम। अटेंडेंस वाला जो लिंक है वो नहीं है मैम, उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा अटेंडेंस, तो क्या करें? आई थिंक वो अटेंडेंस तो आपके तरफ से जो फैकल्टी है रश्मि मैडम चला रही है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा भी नहीं है ना कि वो पूरा 24 घंटे, तो वो 10 मिनट के लिए ही बनाया जाता है जानबूझ करके, कि जिससे कि बच्चे मतलब उतनी देर में अटेंड कर देने, तो फिर क्या है वो व्हाट्सएप पे घूम घूम के सब लोग अटेंडेंस लगा देगा वो। अच्छा, तो ये उसके लिए इनको रश्मि मैडम से बात करना है। अच्छा,
जो बच्चे नहीं दे पाए हैं वो रश्मि मैडम से बात कर ले और उसमें फिर अटेंडेंस ले पे कर सकते हैं। पर ये बनाया इसीलिए जाता है कि आप पूरा टाइम प्रोग्राम को अटेंड करें, नहीं तो जो लिटिल नॉलेज है वो डेंजरस हो सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ फर्स्ट एड। तो ठीक है नकुल सर, हम लोग इस सेशन को क्लोज करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर बाली, आपने समय दिया, और हम लोग संडे को फिर 2 से 4 बजे सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am and sir. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।